गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। आज हम डिस्कशन करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पार्ट 2। जिस सीरीज़ में पहले सीरीज़ जो पार्ट 1 था उसमें मैंने समझाया था आप लोगों को ट्राइपेट्राइड स्ट्रगल के बारे में, टाइम फ्रेम दिया था, कुछ ब्रीफ नॉलेज दिया था कि मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। आज हम टॉपिक में आते हैं, वो है चोलो एम्पायर। चोलो एम्पायर के बारे में बहुत ही डिटेल्स में मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाली हूँ। मैं आपको यकीन दे सकती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी कंटेंट है और इसे पढ़ने के बाद आपको कोई भी रिसोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक रिसोर्स से मैं एग्रीगेट करके यहाँ पे ये और जो पीडीएफ, ये जो पीपीटी है मैं बनाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए होता है तो प्लीज़ डू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स एंड आप मेंशन करोगे तो ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। टेलीग्राम चैनल हो या फिर यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पीडीएफ बना के दूंगी। आपकी डिमांड हुआ तो ही दूंगी, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। अगर आप लोगों की इंटरेस्ट नहीं होगी तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, 1-2 दिन लगती है। फिर उसको रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, फिर बहुत सारे रिसोर्स से कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, बहुत तकलीफ की बात होती है, ठीक है। अगर आप लोग समझते हो किसी की हार्ड वर्क तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। तो आज ये जो चोलो एम्पायर हम पढ़ेंगे 900 से 1200 सेंचुरी तक ये जो चोलो एम्पायर चला था। बहुत साउथ इंडिया में बहुत लंबे समय तक चोलो एम्पायर ने राज किए रहे थे। तो उनका सब कुछ डिटेल्स जानेंगे। इस पार्ट में हम क्या-क्या डिस्कशन करेंगे उसके बारे में मैं बता रही हूँ। चोलो एम्पायर कैसे राइज हुआ और इसके रिसोर्सेज कहाँ से चोलो एम्पायर के बारे में हमें जानना होता है, मतलब जान सकते हैं हम, उस बारे में हम देखेंगे। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसकी गवर्नमेंट कैसे चलती थी, उसकी सोसाइटी कैसे थी, कास्ट सिस्टम कैसे थी, पोजीशन ऑफ वुमेन कैसे थी, लैंड रेवेन्यू जस्टिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। वो सब गवर्नमेंट गवर्नेंस के अंदर आती है। फिर इसका स्कॉलर और लिटरेचर कौन कौन से थे, किस तरह की लिटरेचर थी, इंस्क्रिप्शन किस तरह की थी, चोलो आर्ट क्या क्या बिलोंग करते हैं चोलो आर्ट से, किस तरह की स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, कोएन ड्रामा थी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये टेम्पल आर्किटेक्चर के बाद आपको ना आर्ट एंड कल्चर के जो पार्ट है उसमें जाना नहीं पड़ेगा, आप एक ही जगह में सब कुछ एग्रीगेटली पाएंगे, ठीक है। और उसके चोलो एम्पायर की डिक्लाइन की रीजन क्या थी उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। और एक बात बता दूं आपको, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए लंबी है लेकिन इंफॉर्मेटिव है। जो लोग सीरियसली प्रिपेयर करते हैं मुझे लगता है उन लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि अगर वीडियो बहुत छोटी हुई ना, उनमें इंफॉर्मेशन बहुत कम होगी। और आप लोग के सिविल सर्विस एग्जाम के लिए आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही गैदर करनी पड़ती है और बहुत बेसिक नॉलेज में जानी पड़ती है। बेसिक नॉलेज होगी तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होगी, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट लास्ट पार्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम रिसोर्सेज की, तो पहले हम जानते हैं रिसोर्सेज कहाँ से हम चोलो एम्पायर के बारे में जानने को मिलता है। तो दोनों तरीके रिसोर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी रिसोर्स जो कि मेनली डिपेंड करता है इंस्क्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। ये जो इंस्क्रिप्शन है, एनग्रेव्ड कंडीशन में हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले थे। लगभग मोर देन 10,000 इंस्क्रिप्शन मिले थे, कपर के और स्टोन के खुदाई करके, ठीक है। और ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं इसमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें मेंशन किए गए थे, जैसे कि उनके जो रूलर्स थे और बहुत सारे रिच पर्सनालिटीज़ थे, सोसाइटी में बहुत अमीर लोग थे और नामजादे लोग थे। वो टेम्पल्स को डोनेशंस देते थे, एंडोमेंट्स क्रिएट कर रहे थे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में इंस्क्रिप्शन में मेंशन हो रहा था, ठीक है। उसको पढ़ के हम जानते थे कि चोलो एम्पायर इस तरह की कंडीशन थी। पर्टिकुलरली ये जो इंस्क्रिप्शन होते थे उनमें मेन कंटेंट जो होते थे वो होते थे लैंड ट्रांजैक्शन के बारे में और टैक्सेस। बहुत किस तरह के टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे, वो किस तरह की कैटेगरी के लोग टैक्सेस से एग्जेम्प्ट हो रहे थे, या फिर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस थी जहाँ पे टैक्स एग्जेम्प्ट हो रहा था। उस तरह की कुछ कंडीशंस इंस्क्रिप्शन में मेंशन हुए थे। तो उसके बाद स्टोन इंस्क्रिप्शन के बाद कुछ कपर प्लेट्स भी मिले थे जहाँ पे रॉयल ऑर्डर्स के बारे में मेंशन किया गया था, ठीक है। और इसमें ये मेंशन किया गया था किस तरह की वार्स होते थे, वार्स में कौन जीता था, कौन हारा था,
क्या क्या चीज़ें कॉन्क्वेस्ट किए थे वार में, और जीनियोलॉजी कैसे हुआ था, कितने सारे लोग मरे थे, किस तरह की कंडीशन हो रहा था वार में, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स किस तरह की थी कपर प्लेट में, वो भी मेंशन था। जैसे कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे उनका प्रोविंस कैसे डिवीजन हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कैसे डिवीजन हुआ था, विलेजेस कैसे डिवीजन हो रहे थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कौन कौन सी मैनेज कैसे हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कैसी थी, उसके बारे में गवर्नेंस कैसी थी, लैंड राइट्स, वेरियस टैक्सेस लेविड कैसे हो रहे थे, इस बारे में सब कुछ हमें प्राइमरी रिसोर्स जो कि इंस्क्रिप्शन है उससे पता चलता है। फिर सेकेंड अगर हम देखेंगे वो होता है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स आप लोगों को ये याद रखनी है कि जो चोलो एम्पायर थे वो पर्टिकुलरली तमिल लिटरेचर उनका बहुत फ्लोरिश कर रहा था तब, क्योंकि बहुत साउथ इंडिया में थी, और साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली तब तमिल लिटरेचर बहुत ही फेमस था, ठीक है। और जब हम देखेंगे आगे जाकर पढ़ेंगे हम, जब लैटर चोलो पीरियड आया, मतलब जब चोलो पीरियड ख़त्म होने को आया था तब कुछ साल पहले लैटर चोलो पीरियड स्टार्ट हो गया था, और लैटर चोलो पीरियड में थोड़ा कन्नड़ लिटरेचर उभर कर आ रही थी, तो तब कन्नड़ लिटरेचर भी फ्लोरिश हो रहे थे, लेकिन मेन था उनका तमिल लिटरेचर। और जो भक्ति सेन थे वहाँ तब की पीरियड की, फिर कंपैरिजन ऑफ जो इतने सारे हाइम्स कंपैरिजन हुआ था, उनमें रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं कर रहा था सोशियो कल्चरल फीचर्स की, चोला पीरियड की सोशियो कल्चरल फीचर्स रिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर कुछ हमारे एपिक्स थे जैसे कि मोभारुला और काम्बा रामायण, इसको हम लिटरेचर जब पढ़ेंगे तब ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस एपिक्स से भी कुछ चोला पीरियड के बारे में हमें पता चलता है। फिर एक इंस्क्रिप्शन आता है जिसका नाम है उत्तर मेरुर, और ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको प्राणतका चोला जो होते हैं, प्रांतका चोला, ये इशू किया था, और इसमें बहुत ही डिटेल्स में मेंशन किया गया है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में, किस तरह की सेल्फ गवर्नेंस होती थी। जब हम गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट चलिए जानते हैं। तो अब हम देखेंगे साउथ इंडिया में चोलो एम्पायर कैसे राइज हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, चोलो एम्पायर जो हुआ था 900 से लेकर 12th सेंचुरी, मतलब ये 9th सेंचुरी के बाद चोलो एम्पायर राइज करना शुरू किया। तो 9th सेंचुरी से पहले क्या कंडीशन थी हमारे इंडिया में, जो 6th 8th सेंचुरी थी वहाँ पे उस सेंचुरी में पल्लव एंड पांड्यास, ये जो होते हैं पांड्यास, पर्टिकुलरली पल्लव पांड्या इस तमिलनाडु के एरिया जो होता है मॉडर्न तमिलनाडु अब है, वहाँ पे राज कर रहे थे तब के सिचुएशन में 6 से 8 सेंचुरी के मध्यम से। और जो मॉडर्न केरला था वहाँ पे छेराज रूल कर रहे थे इस कंडीशन में। और चालुक्यस जो होते थे वो इस तरह से, जो महाराष्ट्र की डेक्कन एरिया है, यहाँ पे कुछ एरिया था, यहाँ पे था, ये सब एरिया में चालुक्यस ने डोमिनेट करके रखा हुआ था। जो पुलकेशिन टू थे चालुक्य के, उन्होंने हर्ष को डिफीट किया था और उनको डेक्कन के तरफ आने से, उनके किंगडम एक्सपांड होने से रोका हुआ था, जो हर्ष के थे, गुप्ता एम्पायर के। तो उसके बाद क्या हुआ, 9th सेंचुरी में चोलो एम्पायर आई, जो हर्ष के बाद, हर्ष गुप्ता एम्पायर के जो लास्ट एम्पायर थे, लास्ट किंग थे, उनके बाद वीक होना स्टार्ट हो गया गुप्ता एम्पायर, और उसके बाद थोड़े थोड़े करके चोलो एम्पायर राइज करने लगे। ये जो चोलो एम्पायर, वो आगे जाकर हम देखेंगे, वो उनका जो पीरियड, टाइमलाइन पीरियड है, वो 3 तरह से डिवाइड किया गया है। एक होता है ईयरली चोलो पीरियड, एक होता है मिडिएवल चोलो पीरियड जिसको इंपीरियल चोलो पीरियड बोलते हैं, और होता है लैटर चोलो पीरियड। तो हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली मिडिएवल चोलो पीरियड के बारे में, क्योंकि इस जो पीरियड है इसमें चोलो एम्पायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और बहुत अच्छी तरीके से उनका राज चल रहा था साउथ इंडिया में। लेकिन लैटर जो चोलो पीरियड आया उसमें थोड़ा थोड़ा वीक होने लगे चोलो पीरियड, और उसके बाद डिफरेंट और एम्पायर्स इंडिपेंडेंट होने लगे, और उनका मतलब वो राज करने लगे। और जो ईयरली चोलो पीरियड थे वो संगम एज जब था, एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, जो संगम एज था वहाँ पे ईयरली चोलो थोड़ा थोड़ा उनका नाम आता है उस चोलो पीरियड के एम्पायर के बारे में। और उनका कुछ इतना स्ट्रॉन्ग सोर्सेस नहीं है जो हम उनके बारे में जान सकें। तो अब हम पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो है एम्पेरियल चोलो के बारे में। तो चोलो पीरियड पर्टिकुलरली लॉन्गेस्ट रूलिंग डिनास्टी है साउथ इंडिया में। देखिए 900 से 1200 कितने दिनों तक उन्होंने राज किया, ठीक है। ब्रॉट लास्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुला अंडर कंट्रोल। आगे हम देखेंगे कितने सारे पेनिनसुला को उन्होंने मिलाकर एक चोलो एम्पायर बनाया था। उनका पावरफुल नाभि था, नाभि का जो कंसेप्ट था ना, पावरफुल नाभि, वो चोलो एम्पायर लाए थे, ठीक है। कनकोर श्रीलंका एंड मालदीव्स,
सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, पर्टिकुलरली श्रीलंका, मालदीव जो कंडीशन है, वहाँ पे भी उनका राज था। एडवांस्ड एज फार एज बंगाल, मतलब बंगाल की कंडीशन जहाँ पे पाला किंग रूल कर रहे थे, वहाँ पे भी वो पहुँच गए थे। वहाँ पे श्रीलंका, जाभा, सुमात्रा एंड ट्रेड लिंक एज फार एज इंडोनेशिया, अब इंडोनेशिया तक भी उनका ट्रेड लिंक पहुँच गया था। ठीक है, दे आर मेंशन्ड एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन एपिक्स ऑफ अशोका। अशोका के जो एपिक्स थे वहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पीएफ हो गया, ये ऑफ होगा, तो अशोका के जो एपिक्स थोड़ा बहुत मेंशन था, वहाँ पे चोलो किंगडम के बारे में भी मेंशन हुआ था। उनका कैपिटल पहले था तंजावर, लेकिन लैटर जो गंगाईकोंडा चोलोपुरम हुआ, उन्होंने जो राजेंद्र चोलो थे, उन्होंने इसको गंगाईकोंडा चोलोपुरम बना दिया था। आगे जाकर उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये 200 से ज़्यादा टेम्पल्स बिल्ड किए थे। देखिए, एक चोलो एम्पायर है, वो वैष्णव एंड शैव के शैवजिम को पैट्रोनाइज कर रहे थे। इसी वजह से इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स, और आर्किटेक्चर में वो बहुत एडवांस थे, बहुत इंटरेस्ट रखते थे, इसी वजह से टेम्पल्स उन्होंने बहुत सारे बनाए थे। आगे देखते हैं। देखिए, मैं जो पिछले स्लाइड में बोल रही थी ना, चोलो एम्पायर की जो 3 तरह की पीरियड थी उनकी पीरियड को 3 तरह से डिवाइड किया गया था। अराउंड 1500 ईयर्स उन्होंने, चोलो एम्पायर को डिनेस्टी है वो 1500 ईयर्स तक रूल कर रहे थे। देखिए, 1500 ईयर्स 3 पीरियड को मिलाकर हुआ है, अर्ली चोलो, इम्पेरियल चोलो एंड लैटर चोलो। इम्पेरियल चोलो जो था वो 900 से लेकर 1200 तक था, और 1200 के बाद लैटर चोलो, 1200 के आसपास ही लैटर चोलो हुआ था। उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो गया था चोलो एम्पायर की। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ईयरली चोलो जो है वो संगम लिटरेचर के, अगर हम सोर्सेस के बात करें कहाँ से हम अर्ली चोल के बारे में पढ़ सकते हैं, संगम लिटरेचर में अर्ली चोलास के बारे में कुछ मेंशन किया गया था। और हमने जो पढ़ा था पिछले स्लाइड में, अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे, मौर्य एम्पायर थे अशोक, उनके जो कुछ इंस्क्रिप्शन थे, एपिक्स थे, वहाँ पे भी चोलो एम्पायर, अर्ली चोलोस के बारे में मेंशन किया गया था। उनका जो ग्रेटेस्ट किंग थे वो थे करिकाला चोलो, उनका कैपिटल था उरैर, एंड लैटर, जैसे कि मेडिवल, इसको देखते ही उसके बाद इसके जाएंगे, लैटर कावेरीपट्टनम को शिफ्ट करा दिया गया। और कालिकला चोलो, ये एक ही उनका उनके बारे में मेंशन किया गया है, कालिकला चोलो के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चोलास, अर्ली चोलोस के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे इम्पेरियल चोलो। इम्पेरियल चोलो जो है उसको मेडिवल चोलोस भी बोले जाते हैं। ठीक है, इसका सोर्स हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में, कपर इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन और कुछ तमिल लिटरेचर से निकल कर आती है। उनका जो फाउंडर थे वो थे विजयालय चोलो। ठीक है, पहले उनको कैपिटल था तंजावुर जिसको बोला जाता है, और लैटर इसको मूव ऑन किया गया गंगाईकोंडा चोलोपुरम के को। उनका जो किंग हेरार्ची था, देख सकते हैं आप, 9 किंग्स थे, पर्टिकुलरली विजय चोलो जो कि फाउंडर थे, उसके बाद एंसेस्टर हुए आदित्य चोलो, फिर प्रणटक चोलो, परंतक चोलो, फिर राजा चोलो, राजेंद्र चोलो, इन दोनों को गोल्डन एज ऑफ चोलो पीरियड कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ऐसे किंग थे जिनके राजूती के टाइम बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुआ है चोलो किंगडम में, बहुत सारे ट्रेड फैला है चोलो एम्पायर की, फिर बहुत सारे गवर्नेंस भी, बहुत तगड़ी गवर्नेंस थी, नावी बहुत इम्प्रूवमेंट किए थे, उनका आर्मी, जो इन्फेंट्री था, आर्मी था, कैवलरी था, वो भी बहुत सारे एडवांस कंडीशन के थे, वो इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से हॉर्सेस वगैरह, तो इस तरह की बहुत अच्छे थे किंग के हिसाब से, इसलिए उन पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ चोलो एम्पायर बोला जाता है। फिर राजाधिराज चोलो आए, फिर राजेंद्र चोलो, बिराजा वीर राजेंद्र चोलो थे, अधिराजेंद्र चोलो। इस तरह के जो किंग हेराची, ये आप याद रख सकते हैं कौन कौन से थे मिडिवल चोलो में। फिर हम पढ़ेंगे लैटर चोलो, उसके सोर्सेस के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, फिर भी उनका जो किंग थे कहाँ से कहाँ तक थे, आधिराजेंद्र चोलो के बाद आगे थे कुलोतुंगा चोलो। कुलोतुंगा चोलो 1 से लेकर राजेंद्र चोलो 3rd तक ये पीरियड चला। ठीक है, और लेटर उनके राजेंद्र चोलो जो थे वो लास्ट चोलो किंग थे, और उनके बाद ना चोलो किंगडम थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। हम पढ़ेंगे उसके बारे में बहुत डिटेल्स में। ये जो कैपिटल था गंगाईकोंडा चोलोपुरम था उसका कैपिटल, और ये हायरार्की देख सकते हैं लैटर चोलो में कौन कौन आते हैं। कुलोथुंगा चोलो 1 से लेकर राजेंद्र चोलो 3rd तक। ठीक है,
ये आप याद रख सकते हैं, एक प्रिंट निकाल के उसको डेली डेली अगर आप देखेंगे तो आपको याद रह जाएंगे कौन सी पीरियड में कौन सी किंग थे। फिर हम चोलो एम्पायर कैसे राइज हुआ इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। चोलो एम्पायर विजय चोला ने फाउंडर किया था। फाउंडर ऑफ चोलो एम्पायर वो थे विजयालय चोला। वो पल्लव के फास्ट फ्यूडेटरी भी थे। वो चोलो से पर्टिकुलरली बिलोंग नहीं कर रहे थे, वो पल्लव किंगडम से बिलोंग कर रहे थे। उनका एक फ्यूडेटरी थे। उन्होंने तांजोर को कैप्चर किया इन 850 एडी में, ठीक है। कैप्चर करके वो चोलो एम्पायर को एस्टेब्लिश किए। बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी डिफीटेड बोथ पल्लवस ऑफ कैंची एंड वीकेंड पल्लव पांड्यास। उन्होंने पल्लव पांड्या पर्टिकुलरली तमिलनाडु रीजन में एस्टेब्लिश हुए थे, तमिलनाडु रीजन में राज कर रहे थे। तो तभी उन्होंने ये दोनों को कैप्चर किया और पल्लवस जब कांची में पल्लवस थे, पांड्यास भी उन दोनों को वीकेंड कर दिया, ब्रॉड तमिल अंडर कंट्रोल। तो कृष्णा थ्री जो थे राष्ट्रकूट के किंग थे, कृष्णा थ्री, उन्होंने चोलो किंग को डिफीट किया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चोलो एम्पायर को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ था, चोलो एम्पायर थोड़ा डिक्लाइन कर गया था क्योंकि तब कृष्णा थ्री बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट किंग थे राष्ट्रकूट के। तो उसके बाद कृष्णा थ्री के डेथ के बाद जब 1965 में उनका डेथ हो गया, उसके बाद चोलो एम्पायर राइज करना शुरू किया। तो तभी आए राजा राजा जिनको पोनियल सेल्वन एंड हिज सॉन जो कि है राजेंद्र चोला। आपने देखा होगा एक मूवी आया था PS1 एंड PS2। वो जो मूवी है ना, वो पर्टिकुलरली चोलो एम्पायर के ऊपर बेस किया गया है, ठीक है। आप वो मूवी देख सकते हैं, आपको आइडिया भी आ जाएगी किस तरह की उनकी कंडीशन थी, किस तरह की उनकी राज कार्य चल रही थी। तो इसलिए उनको राजा राजा जो थे वो 985 से लेकर 1014 तक राज किए थे। उसके बाद उनके आशासन जो थे राजेंद्र चोलो, उनके सॉन थे, वो राज्य कार्य संभालने लगे। तो इन पीरियड में क्या क्या हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे राजा राजा के बारे में, वो किस तरह के राजा थे। वो एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे। ही डिफीटेड छेराज इन द बैटल ऑफ कंदन और सलाई। इसको आप याद रख सकते हैं। कंदन और सलाई एक बैटल हुआ था जहाँ पे वो छेराज को डिफीट किए थे। उन्होंने श्रीलंका को इन्वेड किए थे, मालदीव्स को भी कनकोड किए थे, ठीक है। उन्होंने श्रीलंका जो थे ना, श्रीलंका की नॉर्थ पार्ट को उन्होंने कनकोर किया था और पर्टिकुलरली हर एक पार्ट को उनके सॉन जो थे राजेंद्र चोलो, उन्होंने कन्क्वेस्ट किया था, ठीक है। श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट को उन्होंने कन्क्वेस्ट करके उसको नाम दे दिया था मुम्माडी चोल, मतलब नॉर्थ पार्ट को उन्होंने कन्कोर किया था, इसकी वजह से उनका नाम हो गया था मुम्माडी चोला, ठीक है। मंडलम जो ये पार्ट है उसका मंडलम मुम्मादीचोड़ा नाम दे दिया गया था, ठीक है। उन्होंने करमंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट को भी कन्क्वेस्ट किया था, सेंटर जो कि इंडिया की ट्रेड था साउथ ईस्ट इंडिया के लिए। पर्टिकुलरली उनका नाम भी बहुत स्ट्रांग था ना, इसकी वजह से उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करने के लिए कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट को भी कैप्चर कर लिया था। राजा राजा जो है वो गंगा किंगडम, कर्नाटका जो था, कर्नाटका की गंगा किंगडम को अनेक्स किया था और भेंगी किंगडम को भी अनेक्स किया था। पांड्याज ऑफ मदुराई उसको भी कन्क्वेस्ट किया था। फिर गंगाज ऑफ कलिंग एंड छेराज ऑफ करड़ा। देखिए कितने सारे किंगडम को उन्होंने कन्क्वेस्ट करके अपने राज्य में मिला दिया था, ठीक है। लेड द फाउंडेशन ऑफ ग्रेटेस्ट नाभी ऑफ चोलोज। हमारे जो चोलो किंगडम के ग्रेटेस्ट नाभी के मतलब नाभी का जो ग्रेटेस्ट होना, वो सिर्फ राजा राजा चोलो के को ही क्रेडिट जाता है क्योंकि उनके वजह से हमारा नाभी तब बहुत स्ट्रांग हो पाया था। इसीलिए उनको बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि मुमिदी चोलो, ठीक है, जयन कोंडा एंड शिभ पादासेकरा। ये आप याद रख सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है लेकिन डेली पढ़ेंगे तो थोड़ा याद हो जाएगा, ठीक है। ये किस तरह के डिफिकल्ट नाम है। मोमुदी चोला ये तो याद रह जाएगा, मोमीदी चोला एंड जयकोंडा एंड शिव पदशेखर, हो गया ना, सिंपल हो गया। फिर बिल्ड मेनी शिव एंड विष्णु टेम्पल। उन्होंने भी, आपने पढ़ा था ना पिछले स्लाइड में, 200 टेम्पल्स उन्होंने बनाया था चोला किंगडम। सिर्फ राजा राजा नहीं, सब जितने सारे किंग्स हैं सब मिलाकर बनाए थे। तो राजा राजा ने बहुत सारे शिवान विष्णु टेम्पल बनवाया था। वो पर्टिकुलरली शैविज्म को पैट्रोनाइज कर रहे थे, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल एट तांजोर, जिसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, तांजोर में है, तमिलनाडु में। ये एक शिव टेम्पल है, ये बहुत ही फेमस है, आप लोगों को याद रखनी है। ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है
इसको राजराजेश्वरी टेम्पल है, इसको यूनियन जो क्या बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है, तो इसको आपको याद रखनी है। देखिए इंपेरियल चोलो के पीरियड में किस तरह से, ये आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने अपने ट्रेड मचाया हुआ है। ट्रेड रूट देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका से यहाँ पे देखिए मालाका स्ट्रेट होते हुए उन्होंने यहाँ पे जाकर चाइना तक भी मतलब कितने सारे बॉर्डर, चाइना में इसका भी ट्रेड था, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे जो मालाका स्ट्रेट थे ये इसका फ़ायदा उठाया उन्होंने, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मैनर जो है इसका भी फ़ायदा उठाया उन्होंने, ठीक है। ये सब नाभी के वजह से मुमकिन हो पाया। और यहाँ पे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और यहाँ पे मालदीव्स वगैरह थी, मालदीव्स, यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेड्स थे। चोलो एम्पायर देखिए यहाँ पे इंडिया में कितने बड़ा एम्पायर था उनका, आप देख सकते हैं। फिर इन्फ्लुएंस था यहाँ पे श्रीलंका यहाँ पे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड चोलो किंग थे जो थे राजेंद्र चोलो, जो कि राजराजा चोलो के सन थे। उनको गंगाईकोंडा चोलो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गंगा को कॉन्क्योर किए थे। गंगा मतलब वो जो रिवर फ्लो होती थी उनके बीचों बीच जो सब किंगडम फैले हुए थे, किंगडम राज कर रहे थे, जैसे कि पाला किंगडम हो गया, फिर हमारे गंगाज ऑफ कलिंगा हो गया। तो ये सब किंगडम को उन्होंने कनकोड किया था, इसकी वजह से उनको गंगाईकोंडा चोला भी बोला जाता है। और उन्होंने एक कैपिटल भी एस्टेब्लिश किया नियर कावेरी रिवर, जिसको गंगाईकोंडा चोलापुरम भी कहा जाता है, ठीक है। तांजोर से आ गया गंगाईकोंडा चोलापुरम, जो कि राजेंद्र चोलो ने करा था, याद रह गया आपको। फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन अरेबियन सी। इंडियन नेवी को एस्टेब्लिश किया राजा चोलो उनके फादर, लेकिन अरेबियन सी में पर्टिकुलरली सुप्रीमेसी बनाया राजेंद्र चोलो ने, ठीक है। इन 10th सेंचुरी श्री विजय एम्पायर रिवाइव्ड ओवर मालय पेनिनसुला, जो हमने पिछले स्लाइड में दिखाया, सुमात्रा, जाभा, मालय पेनिनसुला और नेबरिंग आइलैंड में विजय एम्पायर एस्टेब्लिश हो रही थी, ठीक है। कंट्रोल ओवरसीज ट्रेड रूट टू चाइना, वो चाइना तक भी फैले हुए थे। वहाँ पे कौन सी डिनास्टी रूल कर रही थी? वो थी शैलेंद्र डिनास्टी। विजय एम्पायर में आप लोग को याद रखनी है शैलेंद्र डिनास्टी राज कर रही थी श्री विजय किंगडम में, ठीक है। वो एक बुद्धिस्ट थी और कॉर्डियल रिलेशन विद द चोलोस, उनके चोलो के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। इसी वजह से तो उन्होंने इतने बड़े एरिया को ट्रेड करने लगे, ठीक है। बिल्ड ए बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट नागापट्टनम। इस शैलेंद्र डिनास्टी के जो राजा थे उन्होंने भी नागापट्टनम में एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी बनाए थे। चोलो जो थे राजेंद्र के पीरियड में बहुत सारे एम्बासीज भेजे थे चाइना को। कुछ ऐसे थे कि कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए बनाया था, एम्बासीज भेजे थे, और कुछ कमर्शियल वजह से। डिप्लोमेटिक हमें ट्रेड जो कर रहे थे हम उनके साथ, इस वजह से कमर्शियल लिंक भी होना ज़रूरी था, और एक अच्छी नेबर होने के नाते उनके साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करना भी ज़रूरी था। वो दोनों मेंटेन कर रहे थे तब। अनदर फेमस वेंचर ऑफ राजेंद्र वाज इज नावल एक्सपेडिशन टू कादारम और श्री विजय, इंडोनेशिया जहाँ पे थी वहाँ पे भी उनका राज चल रहा था। इसी वजह से वहाँ पे जो नावल एक्सपेडिशन था वहाँ पे, उसकी वजह से उनको कदरम गोंडा के नाम से भी बोला जाता है। देखिए हम राजा चोलो के कुछ नाम थे, उस नाम को भी याद रखनी है। राजेंद्र चोलो को भी कुछ नाम दिया गया था। पहली नाम हो गया गंगाईकोंडा चोला, सेकेंड नाम हमने यहाँ पे पढ़ा कदरम गोंडा, ठीक है। ही कॉल्ड बे ऑफ बंगाल आज चोलामंडलम। देखिए बे ऑफ बंगाल को हम इंडिया के, यहाँ पे होता है ना बे ऑफ बंगाल, हम इंडिया को एक सी के हिसाब से, ओशन के हिसाब से, सी के हिसाब से माना जाता है, लेकिन चोलो के लिए ये एक लेक की तरह ही था, ठीक है। चोलो मंडलम मतलब चोलो की जैसे एक लेक की तरह, वो उस तरह से उसका नाम दे दिए थे चोलो मंडलम। ही अनेक्स्ड टोटल साइलन, श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट को अनेक्स किए थे उनके पिताजी राजा चोलो, और टोटल श्रीलंका जिसको साइलन भी बोला जाता है उसको कॉन्क्वेस्ट कर लिए राजेंद्र चोलो। ही एस्टेब्लिश्ड मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन हिज एम्पायर। फॉर दिस ही गॉट द टाइटल पंडित चोलो, मूडी कोंडन एंड कोदरम कोंडन। कोदरम कोंडन तो यहाँ पे हुआ था क्योंकि वो जो इंडोनेशिया के पार्ट कदरम को कॉन्क्वेस्ट किए थे, वहाँ पे नाभी को एक्सपेंड किया था, उसी वजह से मुंडी कोंडन भी बोला जाता है, पंडित चोलो भी कहा जाता है, और गंगाईकोंडा चोलो भी कहा जाता है।
तो याद रखिए आप ये सब नाम, अगर हो सके तो टेबल फॉर्मेट में बना के इसके याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो जो लेटर चोलो थे उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। बाकी जितने सारे किंग्स थे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि तब वो बस किंग थे, लेकिन बहुत सारे जो नाम कर रहे थे वो थे ये दोनों हम जो पिछले स्लाइड में पढ़े राजेंद्र चोलो और राजा चोलो, उन दोनों के बारे में काफ़ी चीज़ें मेंशन किया गया है बहुत सारे रिसोर्सेज में। लेकिन बाकी सब राजा के बारे में इतने सारे मेंशन नहीं किया गया है, हालांकि उन्होंने उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन था चोलो किंगडम में, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कोलुथोंगा जो चोलो थे वन एंड राजेंद्र थर्ड चोलो। ये दोनों के को इसलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि पर्टिकुलरली इन दोनों के बारे में आ सकता है एमसीक्यूज, बाकी के बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये थे इनके पीरियड से स्टार्ट हो गया था लाटर चोलो, और इनके टाइम पे चोलो किंगडम खत्म हो गया था, इसी वजह से इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। तो ये कुलाथुंगा नहीं कुलोथुंगा चोलो जो वन थे वो ग्रैंड सन थे राजेंद्र चोलो के। वो इम्पेरियल चोलोस की लिगेसी को प्रिजर्व कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस को अबोलिश किया था एंड इसी वजह से उनको टाइटल मिला था सुंगम तभिरता, ठीक है। उन्होंने चाइना को भी बहुत सारे एम्बेसीज भेजे थे। उन्होंने भेंगी किंगडम को यूनाइटेड कर दिया था चोलो एम्पायर के साथ, और फिर वो रामानुजार्य के कंटेम्पररी थे। ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं। राजेंद्र थर्ड जो चोलो थे वो थोड़ा सबसे लास्ट और वीकेस्ट चोलो थे, जिनको डिफीट किए थे जातवर्मन सुंदर पांड्या टू। उनके बाद राजेंद्र चोलो के बाद चोलो एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया था, डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, और वहाँ पे पांड्या एंड होयसला किंगडम का एग्जिस्टेंस आना शुरू हो गया था। उसके बाद हम ये सब के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले चोलो को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने सारे रूलर्स हैं वो कैसे राज कर रहे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था। तो देखिए ये एक हेरिडिटरी मोनर्स थी, मतलब जब जो फादर होते थे किंग, उनके सन होते थे किंग, और या फिर उनका ग्रैंड सन होते थे किंग। तो एक हेरिडिटरी मोनर्स चल रहा था, पापा हो गए उसके बाद उसके सन इस तरह से चल रहा था। इसी वजह से ना उनके बीच कभी झगड़ा नहीं होता था थ्रोन को लेकर, मतलब वो राजगद्दी को लेकर कभी उनके बीच इतना सारे वार्स नहीं होते थे। वार्स होते थे डिफरेंट किंगडम को लेकर, दूसरे किंगडम को अख्तियार करने में उस तरह की वार होती थी। लेकिन खुद के बीच, जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे जाकर, मुगल साम्राज्य में बहुत ऐसे होते थे, दिल्ली सुल्तानेट, मुगल साम्राज्य, जो मुस्लिम लोग आ गए वो उनके बीच एक दूसरे के बीच एक भूख रहती थी सिंहासन को लेकर, राजगद्दी को लेकर, लेकिन उनके बीच ऐसे कुछ नहीं होता था। वो जो होते थे जुबराज होते थे, उनके सक्सेसर होते थे किंग के, उनको अच्छे खासे ट्रेनिंग दिया जा रहा था लाइफ टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उनके साथ, ठीक है। इमेज ऑफ किंग्स एंड देयर वाइफ्स आर मेंटेन्ड इन वेरियस टेम्पल्स। जितने सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं आगे जाकर हम पढ़ेंगे, उसमें किंग्स एंड देयर जितने सारे वाइफ्स होते हैं या फिर उनके जो परिवार वर्ग होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो सब टेम्पल के चारों तरफ इंस्क्रिप्शन में मेंशन किए जाते थे, विच इंडिकेटेड दैट दे बिलीव्ड इन द डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। जो किंगशिप कंसेप्ट है उसको उनके हिसाब से एक डिवाइन ओरिजिन है वो, मतलब एक राजा हुआ है तो उनके बेटे को ही राजा बनना है, ये एक डिवाइन ओरिजिन है, ये सोच रहे थे वो। द पावर ऑफ मोनार्च वाज एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट था, मतलब मोनार्च जो किंग होते हैं उनके पास एब्सोल्यूट पावर होता था, वो कुछ भी कर सकते थे। वो मिनिस्टर को ही गेव ऑर्डर्स बट द इशूज वर वेल एग्जामिन्ड बाय द मिनिस्टर्स। जितने सारे उनको एसोसिएट करने के लिए मिनिस्टर्स भी रिक्रूट किए जाते थे। किंग तो ऑर्डर देते थे लेकिन उनको एग्जामाइन करते थे मिनिस्टर्स, जितने लोग वेरीफाई करते थे मिनिस्टर्स। इसके लिए वेरियस डिपार्टमेंट्स भी बनाया गया था बिफोर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द किंग वेर ऑब्टेन्ड, मतलब उनको इम्प्लीमेंट होने से पहले उसको डिफरेंट मिनिस्टर्स के द्वारा वेरीफाई किया जाता था डिफरेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है। देर वाज द लास्ट सेट ऑफ ऑफिसर्स ग्रुप इनटू ग्रेड्स। इसी वजह से डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट ऑफिसर ग्रुप्स भी रिक्रूट होते थे। तो ये जो ऑफिसर्स ग्रुप्स होते थे उनको 2 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया था। एक हुआ था अपर ग्रुप जिसको पेरुनदनम कहा जाता था, और एक लोअर ग्रुप था जिनको सिरुदनम कहा जाता था। याद रख सकते हैं आप। देखिए साउथ इंडिया में जितने सारे
किंगडम्स होते हैं ना, उनका नाम थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। जो साउथ के लोग हैं उनको याद रखने में थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि उनका नाम उसी तरह से एसोसिएट हो जाता है। लेकिन जो नॉर्थ के लोग हैं होते हैं, वेस्टर्न के लोग होते हैं, ईस्ट के लोग होते हैं, उनका थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये सब नाम याद रखने के लिए। फिर भी तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अपर ग्रेड के जो लोग होते हैं, जैसे हमारे क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, क्लास 2 ऑफिसर्स होते हैं, इसी तरह से अपर ग्रेड को बोला जाता है पेरुंदनम, एंड जो लोअर ग्रेड के लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको सिरुदनम बोला जाता है। नो रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट नॉर द सैलरीज वर फिक्स्ड। उनका जो रिक्रूटमेंट किया गया था जितने सारे ऑफिसर्स को, कुछ पर्टिकुलरली फिक्स रूल्स नहीं था, ठीक है। और सैलरीज भी कुछ फिक्स नहीं था, वो सब हपाजेडली आर्बिटरीली किसको कुछ भी दिया जा सकता था, ठीक है। इस तरह की कंडीशन बनी रहती थी। नेक्स्ट चलिए जानते हैं। तो चलिए जानते हैं हम चोलो गवर्नमेंट के बारे में, किस तरह की गवर्नमेंट उन्होंने चला रहे थे। तो पहले जो है राजा राजा थे, लेड द फाउंडेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलोज। चोलो के एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ हमारा अभी, आप अगर अब मैं पूछूं कि हमारा अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है, जो पंचायती राज चल रही है, ठीक है, पंचायती राज और जो म्यूनसिपैलिटीज चल रही है वगैरह, वो सब हमारा होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। लेकिन तब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो थी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन कुछ अलग तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे, और उनका जो फाउंडर थे वो थे राजा राजा वन, ठीक है। किंग थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, किंग सबसे एब्सोल्यूट मोनार्च थे, और उनके पास कुछ बॉडीगार्ड्स होते थे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के चारों तरफ आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते थे बॉडीगार्ड रहते हैं, इसी तरह से किंग्स के आसपास चारों तरफ बॉडीगार्ड्स होते हैं, जिनको बोला जाता है भिलाई करास, ठीक है, याद रख सकते हैं आप इसको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं राजा को एडवाइस देने के लिए, और ये जो मिनिस्टर्स लोग होते हैं उनका भी हायरार्ची मेंटेन होती है, मतलब वो भी वो जो उनका जो सक्सेसर होते थे वो उनके बेटे वगैरह या फिर ग्रैंडसन, इस तरह के लोग होते थे। ये जो किंग्स होते थे वो बहुत ही लार्ज आर्मी मेंटेन किए थे। वो जो आर्मी था वो 3 तरह से डिवाइड किया गया था, एक एलिफेंट्स, फिर कैवेलरी, फिर इन्फेंट्री। कैवेलरी के लिए उन्होंने क्या किया था, जो बहुत ही मतलब मजबूत हॉर्सेस को, जिनको अरेबियन हॉर्सेस भी बोला जाता है, वो हॉर्सेस को इंपोर्ट कर रहे थे अरब से। इसके लिए उन्होंने हाई पे भी कर रहे थे, वो हाईली एफिशिएंट अरेबियन हॉर्सेस को इंपोर्ट करने के लिए। एक वेनेटियन ट्रैवलर थे तब चोलो के टाइम पे, जिनको मार्को पोलो कहा जाता था। इसको याद रखनी है, बहुत बार ये एमसीक्यूज में आ जाता है, मैच फिक्सिंग में, मतलब मैच फिक्स करने के लिए या फिर टाइम पीरियड बताने के लिए, इस तरह की, तो इसलिए आपको याद रखनी है। मार्को पोलो आए थे चोलो के पीरियड में, उन्होंने ये मेंशन किया था, केरला विजिट किए थे 13th सेंचुरी में, उन्होंने ये कहा था कि ये जो बॉडीगार्ड्स थे ना भिलाई करास किंग से आसपास, जब किंग की डेथ होती थी तो ये भी वो फनेरल में उनको भी समाधि दिया जाता था, ठीक है। उन्होंने सॉरी समाधि तो नहीं, उनको वहां पे बर्न किया जाता था। देखिए कितना डिफिकल्ट था, एक तो बॉडीगार्ड होते हैं, जब किंग मरे उनके साथ उनको भी बर्न किया जाता था, कितना डिफिकल्ट प्रोसेस होता था। और उनका स्ट्रॉन्ग नाभि तो मेंशन हुआ था, मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग नाभि था, जो कि मालाबार कोस्ट में, करमंडल कोस्ट में और एंटायर बे ऑफ बंगाल में वो डोमिनेट कर रहे थे वो नाभि। और बेसिक यूनिट, अब यहाँ पे हम देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरह से उनके काम कर रहे थे। जो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी वो थी नाडू। हमारे बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, विलेज, तो उनकी विलेजेस को बोला जा रहा था नाडू, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ नाडूज, कितने सारे ब्लॉक्स को, कितने सारे विलेजेस को मिलाकर हम क्या कहते हैं, 1 2 3, बहुत कई बार ऐसा होता है एक ब्लॉक में 20 25 विलेजेस आ जाते हैं, बहुत सारे ज़्यादा भी आते हैं जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, तो विलेजेस को मिला के हम उसको ब्लॉक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नाडूस को मिलाकर भला नाडूस बोला जाता है, भला नाडूस बनते हैं, ठीक है। पहला हुआ नाडू, उसके बाद आया भला नाडू, फिर उसके बाद आएगा प्रोविंस, जिसको मंडल भी, सॉरी प्रोविंस,
जिसको मंडल भी बोला जाता है, मंडलम। ठीक है, हम जो कितने सारे ब्लॉक्स को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट होती है, तो उनका जो स्टेट होता है, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट होती है, उनका जो स्टेट हुआ, स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट हुआ उसको बोला जाता था प्रोविंस। तो और मंडल भी बोला जाता था। उनका जो स्टेट को 4 मंडलम्स में डिवाइड किया गया था। प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली, जो रॉयल फैमिली के प्रिंसेस थे, उनको गवर्नर के हिसाब से वहां पे प्रोविंसेस में अपॉइंटमेंट दिया गया था। याद रहा आपको, पहले हो गया नाडु, उसके बाद वालानाडु, उसके बाद मंडल और प्रोविंसेस। रॉयल रोड्स वगैरह बनाए गए थे, और वो रोड्स इसलिए बनाए गए थे क्योंकि अच्छी खासी ट्रेड हो सके और आर्मी की मूवमेंट हो सके। इतना बड़ा आर्मी चलने के फिरने के लिए भी तो जगह चाहिए कि नहीं। फिर उनको उनका ट्रेड भी बहुत आगे, ये सिर्फ जावा सुमात्रा यहाँ पे मेंशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका भी थी, फिर इंडोनेशिया थी, फिर चाइना में भी इनका कुछ ट्रेड वगैरह चल रहा था, फिर मालदीव्स में भी ट्रेड वगैरह चल रहा था। तो बहुत ही बड़ा एरिया था फॉरेन ट्रेड के लिए। उन्होंने इरिगेशन भी बहुत अच्छा खासा डेवलप किया था, जिसमें नियर कावेरी रिवर में अच्छा खासा इरिगेशन हो रहा था, और इसको रिवर्स वेर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। सॉरी, अदर रिवर्स, मतलब कावेरी के आसपास जितने सारे रिवर्स भी होते थे, वो भी इरिगेशन के लिए पर्पजफुल, मतलब इरिगेशन के लिए उनको यूज करा जा रहा था। तो अगर हम देखेंगे उनका इनकम किस तरह से हो रहा था, कैसे हो रहा था, जितने सारे ट्रेड्स चल रहा था, ट्रेड में टोल्स वगैरह से उनका इनकम हो रहा था। प्रोफेशंस जितने सारे थे, वो टैक्सेस, प्रोफेशन टैक्सेस, नेबरिंग टेरिटोरी के टैक्सेस, उससे भी इनकम हो रहा था। फिर जो लैंड होता था, लैंड से जो प्रोडक्शन होता था, उस प्रोडक्शन की 1/6 प्रोड्यूस को वो टैक्स के हिसाब से लेते थे, इनकम से वहां से भी इनकम कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की किस तरह से मैनेजमेंट चल रही थी उन तब चोला पीरियड में। तो पहली बात आती है ऊर क्या थी। देखिए, ये अगर हो गया एक विलेज को नाडू बोला जाता था। उस विलेज में इसमें डिफरेंट कास्ट ऑफ लोग होते थे, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होते थे। जो डिफरेंट कास्ट की लोग, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग एक जगह पे गैदर होते थे, और वो विलेज को मैनेज कैसे करेंगे उसके हिसाब से एक असेंबली क्रिएट होता था, उसको बोला जाता था ऊर। और ये सब के बारे में उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, जो कि कर्नाटक चोला बनाए थे के टाइम पे, वहां पे मेंशन किया गया है। तो एक सेकेंड चीज है जो है सभा महासभा, उसका भी उस तरह से भी मैनेज होता था। सभा महासभा किस तरह की कैटेगरी के लोग क्या होते थे, जो होते थे ब्राह्मण। विलेज में जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग होते थे, अडल्ट मैन होते थे, वो गैदरिंग करते थे, उनको अग्रहारस भी बोला जाता था। वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और उस लैंड में अपनी ओनरशिप को भी एक्सरसाइज कर रहे थे। मतलब क्या क्या कौन कौन सी लैंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कौन सी लैंड की कौन सी ओनर रहेगा, वो सब यहाँ पे डिसाइड होता था। उसको सभा और महासभा बोला जाता था। ऑल्सो विलेजर्स के लिए लोन्स ये डिसाइड करते थे, किसको कितना लोन्स दिए जाएंगे, किस तरह की लोन्स दिए जाएंगे, और टैक्सेस किस तरह की होगी, ये सब भी महासभा में डिस्कशन होती थी। फिर विलेज अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होता था, जो कि एजुकेटेड पर्सन्स उसमें इलेक्ट होते थे। जो एजुकेटेड पर्सन के पास कुछ प्रॉपर्टी होती थी, उस तरह की एजुकेटेड पर्सन को इलेक्ट करा जा रहा था, और वो भी 3 साल के लिए। 3 साल के बाद फिर नया तरीके से उनको इलेक्शन होता था। वो जो कमेटी थी, किस तरह की कमेटी थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एनुअल सुपरविजन कमेटी हो गया, कमेटी फॉर चैरिटीज, टैंक कमेटी, गार्डेंस कमेटी, सुपरविजन ऑफ जस्टिस कमेटी, गोल्ड सुपरविजन कमेटी भी थी वहाँ पे, सुपरविजन ऑफ वार्ड्स कमेटी, देन सुपरविजन ऑफ फील्ड कमेटी, टेम्पल कमेटी, एस्थेटिक कमेटी। इस तरह की कुछ 10 तरह की कमेटी तब थी। और ये जो कमेटी थी, उनका किस तरह की मेंटेनेंस होती थी, जैसे कि वो विलेज अफेयर्स, जैसे कि हो गया रोड मेंटेनेंस कैसे करेंगे, टैंक्स इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कैसे लगाएंगे, और पीपल की वेलफेयर के लिए और कौन कौन सी प्रोजेक्ट हो सकती है, ये सब वहाँ पे डिसाइड होती थी। और बस इतना नहीं, डिस्प्यूट भी वो सेटल कर रहे थे। इस तरह की असेंबली होके, या फिर इस तरह की कमेटी बन के, सभा होके डिस्प्यूट सेटल हो रहे थे। और वे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग क्राइम्स, क्राइम को भी डिटेक्ट कर रहे थे, और किस तरह की क्राइम को, किस तरह की क्रिमिनल को किस तरह की पनिशमेंट दिया जाएगी, वो सब भी वहाँ पे डिसाइड हो रहा था। अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में किस तरह के लोग होते थे, किस तरह की चीज़ें होती थी। सोसाइटी कंप्लीटली बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। लेकिन
डिफरेंट बर्नर्स, डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ दूसरे के साथ बहुत पीसफुली रह रहे थे तब। इंटरकास्ट मैरिज को भी परमिट किया गया था। डिफरेंट कास्ट हमारा अभी अभी तो भी मॉडर्न इरा में रह के भी इंटरकास्ट मैरिज को बहुत सारे जगह में अप्रूवल नहीं मिलते, लेकिन तब लोगों की दिमाग कितना ब्रॉड था, देखिए इंटरकास्ट मैरिज को परमिट कर रहे थे। नो पुर्दा सिस्टम नहीं था। वुमेन कैन फ्रीली पार्टिसिपेटेड इन ऑल सोशल एंड रिलीजियस फंक्शंस। हर तरह की सोशल एंड रिलीजियस फंक्शन में वुमेन को फ्रीली पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा था। सती सिस्टम जो शक्ति प्रैक्टिस था वो एक सैक्रेड माना जाता था, मतलब प्रिवेलिंग तो था, इसीलिए तो सैक्रेड माना जाता था ना। कई बार दिखा गया है जो राजा होते थे उनके रानी भी सती प्रथा फॉलो कर रही थी। फिर वोमेन इनहेरिटेड एंड ओन प्रॉपर्टी इन देयर ओन राइट, मतलब जो वोमेन होती थी, लेडीज लोग होती थी, वो प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहे थे, जो अपने पाटर्नल प्रॉपर्टी होती है उसको भी इनहेरिट कर रही थी। फिर देवदासी सिस्टम भी प्रिवेलिंग था और प्रोस्टिट्यूट भी सिटीज़ में थे, उस तरह की सोसाइटी में। फिर कास्ट सिस्टम किस तरह की थी? कास्ट सिस्टम वाज द बेसिक्स ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द चोलो ऑर्गेनाइजेशन में कास्ट सिस्टम्स को लेकर बेस करके सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था। और ईच कास्ट वाज ए हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल ग्रुप। हर एक कास्ट की एक हमने आप लोगों को पता है ना, जो हमारे होते हैं चमार, वो चमार की काम करते हैं। वो जो डिफरेंट टाइप के जितने सारे कास्ट होते हैं, प्रोफेशन भी उसी तरह से डिवाइड होती है कास्ट के हिसाब से। तो उसी तरह की कंडीशन यहाँ पे भी चली आ रही थी। अगर आपके पापा कुछ कास्ट के वजह से एक व्यवसाय कर रहे हैं तो उसकी सॉन जो होते हैं वो भी उस तरह की काम करेंगे। तो उस तरह की कुछ कंडीशन चली आ रही थी। ब्राह्मण्स बीइंग द लर्न पार्ट ऑफ सोसाइटी डोमिनेटेड द सोसाइटी। ब्राह्मण, अब देखिए यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मिडिवल हिस्ट्री और अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर हमारे आप देखिए 21st सेंचुरी में अभी अभी हालांकि थोड़ा सा चेंज हो गया है सिस्टम, बट बहुत सारे गांव में भी आप लोगों को देखने मिलेगा ब्राह्मण सोसाइटी के जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, सोसाइटी को डोमिनेट करके रखे होते हैं। देखिए आजकल की जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और पंडित वगैरह वो सब ब्राह्मण कैटेगरी के होते हैं, तो उनके हिसाब से दुनिया चलती है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, एक गलत तरीके से मत लीजिए, लेकिन सोसाइटी उस तरह से है हमारा इंडिया सोसाइटी। जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग होते हैं उनको थोड़ा ऊपर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो ब्राह्मण बन सकता है अपने कर्मों से, अपने पहचान से, अपने इंटेंशन से। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म हो गए तो हमारा चिंताधारा उस तरह की होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन चलता रहता है ऐसा सोसाइटी में, ठीक है। तो छोड़िए उन बातों को डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारे बातें हैं डिस्कशन करने के लिए। द ब्राह्मण्स बीइंग द लर्न पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो जो कि है डोमिनेटेड सोसाइटी होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं और वो नॉलेजेबल ग्रुप ऑफ पीपल माने जाते हैं, ठीक है। इन अप्रिसिएशन ऑफ देयर सर्विस, उनको अप्रिसिएशन करने के लिए उनको जो विलेजेस वर गिवन टू देम फ्री ऑफ टैक्स, जो भी उनको दिया जाता है वो फ्री ऑफ टैक्स में दिया जाता है, ठीक है। सच विलेजेस वेर कॉल्ड ब्राह्मण्य और चतुर्वेदी मंगलम्स। कुछ विलेजेस उनको दिए जाते थे डोमिनेट करके वो सोसाइटी में रहने के लिए, और जो भी विलेज उनको दिया जाता था उनको बोला जाता था ब्राह्मण दे विलेज और चतुर्वेदी मंगलम्स, ठीक है। एमंग द नॉन ब्राह्मणस, जो नॉन ब्राह्मण की कैटेगरी हो गए, वहाँ पे भेलल्स एक कास्ट होते हैं, वो बहुत ही पावरफुल कास्ट होते हैं। दे एंजॉयड सर्टन प्रिविलेजेस सच एज एग्जम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लोकल ड्यूज के जो पेमेंट होते हैं, जो टैक्सेस कुछ हद तक उनको एग्जम्पशन किया जाता है उस कास्ट को, जिसको भिलल्स बोला जाता था, ठीक है। द कमलस वेर अनदर प्रिविलेज्ड ग्रुप। देखिए नन ब्राह्मीण तो ऐसे प्रिविलेज्ड होते थे, उसके साथ कुछ और कास्ट होते थे जैसे कि भिलाल्स हो गए, कमल्स हो गए, वो एक प्रिविलेज्ड ग्रुप होते थे। प्रिविलेज्ड मतलब उनको हर तरह की सुविधा दी जाती थी और उनको एक अलग तरीके की उनकी सोसाइटी में रेस्पेक्ट होती थी, इमेज होती थी। बट दे आर नॉट परमिटेड टू परफॉर्म वैदिक रिचुअल्स करने के लिए उनके पास परमिशन नहीं थे। The spear formed another important section of the community. Merchant group was the another important limb of the society. Merchant group जो थे, कहाँ गया यार, राइट सॉरी, कभी कभी ना ये पेन ना मुझे दिख नहीं देती है, मतलब दिखाई नहीं देती,
इतना छोटा होता है ना, तो कहाँ पे लिखूँ कुछ समझ में नहीं आता। नॉट परमिटेड, सॉरी, ये हो गया स्पीयर्ड फॉर्म अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। जो स्पीयर्ड्स होते हैं, एक मर्चेंट ग्रुप होते थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी ग्रुप होते थे। द परायर्स लिव्ड इन चेरीज एंड हैड देयर ओन सेपरेट क्रिमेशन ग्राउंड। परायर्स एक होते थे, एक कम्युनिटी जिनका एक सेपरेट क्रिमेशन ग्राउंड होता था। क्रिमेशन ग्राउंड मतलब वो जो श्मशान होता है ना, वहाँ पे जो डेड बॉडी को दफनाया जाता है, उनका एक अलग सा होता था। दे ऑक्युपाइड ए लो पोजीशन इन द सोसाइटी। देखिए, जो बेलाल्स होते थे, कमलर्स होते थे, ये हायर ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ब्राह्मण्स। लेकिन ये जो परायर्स होते हैं, ये लोअर ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ठीक है, याद रखनी है आपको। ए न्यू क्लास कॉल्ड द Rathakaras emerged in this period. They were born of a high class husband and a low class wife. देखिए, रथकरस एक इस तरह की कम्युनिटी थी जहाँ पे उनकी हस्बैंड जो होगी वो हाई क्लास की होगी और उनकी जो वाइफ होगी वो होगी लो क्लास की। ठीक है, ये मैच फिक्सिंग में पढ़ सकता है, मतलब मैच फिक्स करने के लिए वो आ सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ Balangai एंड द Idangai functions. The Balangai was much more privileged than Idangai. ये दोनों सोसाइटल कम्युनिटी भी थी। भालंगाई एंड इडंगाई, इन दोनों में भालंगाई का थोड़ा मोर प्रिविलेज सेक्शन था। ठीक है, कितने सारे इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ना यार। अब हम देखेंगे चोलो पीरियड में ओमेन की पोजीशन किस तरह से थी। मैंने आपको बताया सती प्रथा प्रिवेलिंग थी, फिर देवदासी सिस्टम था, फिर पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि उनको मोटिवेट किया जा रहा था, वो डिफरेंट रिलीजियस फंक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर रही थी। ये सब जो लोग होते थे वो वेल ट्रीटेड होते थे वोमेन चोलो पीरियड में। एंजॉयड राइट टू प्रॉपर्टी, जो पैटर्नल प्रॉपर्टी में इनहेरिट भी होने के लिए उनके पास प्रॉपर्टी था, राइट था। सती वॉज नॉट प्रैक्टिस जनरली, दो सम रॉयल वोमेन परफॉर्मेड। सती प्रिवेलिंग थी, नॉट नॉट एग्जैक्टली कि बिल्कुल नहीं था, सती था लेकिन कई कई जगह पे था और उसको सैक्रेड माना जाता था सती प्रथा को। मनोगामी वाज देन रूल एमंग ऑर्डिनरी पीपल। जो ऑर्डिनरी पीपल थे वहां पे मनोगामी सिस्टम चल रहा था, मतलब एक वाइफ की एक हस्बैंड। लेकिन पॉलीगामी वाज प्रेवलेंट एमंग द रॉयल एंड अरिस्टोक्रेटिक फैमिली। जो रॉयल और अरिस्टोक्रेटिक फैमिली होते थे उनके पास पॉलीगामी होने की भी राइट्स थी, वो जितने चाहे उतने वाइफ्स रख सकते थे। डाउरी सिस्टम वाज अननोन, इसके बारे में पता नहीं था कि डाउरी सिस्टम है या फिर नहीं है। गर्ल्स वर नॉर्मली मैरिड एट द एज ऑफ 12 के एज में गर्ल्स को मैरिड किया जाता था। मैरिज वॉज परफॉर्म मोस्टली अकॉर्डिंग टू वैदिक राइट्स। वैदिक रिचुअल्स के हिसाब से गर्ल्स जो होते थे उनको मैरिज किया जा रहा था। वोमेन एंगेज देमसेल्व्स इन म्यूजिक। वोमेन को म्यूजिक, डांसिंग, ड्रामा, ये सब में भी एंगेजमेंट होने के लिए राइट मिल रही थी। सम ऑफ देम हु वर प्रोफिशिएंट इन दिस डेडिकेटेड देमसेल्व्स टू द सर्विस ऑफ द टेम्पल। बहुत सारे ऐसे वुमेन्स थे जो कि पर्टिकुलरली म्यूजिक, डांसिंग एंड ड्रामा में बहुत रुचि रखते थे और बहुत फ्लुएंट थे और प्रो थे, जिसके वजह से उनको टेम्पल के सर्विस में भी हायर किया जाता था। वो टेम्पल जैसे कि आप लोगों को पता होगा देवदासी सिस्टम, टेम्पल में कोई देवदासी होते थे उस तरह की। देयर मेन ड्यूटी वॉज टू प्रैक्टिस इन द डेली एक्टिविटीज ऑफ द टेम्पल एंड इन द फेस्टिवल्स। दे वर देयरफॉर कॉल्ड देवरदियर और तालिच तेरी पेंदिर। कितने डिफिकल्ट नाम है यार, याद रख सकते हो, अगर याद रख लो, क्योंकि देवदासी जो सिस्टम है, देवदासी हम ओवरऑल बोलते हैं, लेकिन तब जो पर्टिकुलर नेम में उनको बुलाया जाता था वो होते थे देवरादियार और तालीच तेरी पेंदिर। मेरे तो नहीं हो रहा है जो प्रोनाउंस कर सकता है प्लीज कर लो यार। आगे चलते हैं। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस तरह से काम कर रही थी। जो मर्चेंट्स थे, आर्टिसंस थे, वो उन्होंने फॉरेन ट्रेड से पर्टिकुलरली उनका स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। फॉरेन ट्रेड्स चोलो के पीरियड में बहुत ही स्ट्रेंथन थी और उसकी वजह से मर्चेंट्स और आर्टिसंस उनमें बहुत ही डेवलपमेंट कर रहे थे। प्रिंसिपल स्टेट इनकम, जो स्टेट इनकम की प्रिंसिपल सोर्स होती थी वो थी लैंड रेवेन्यू। हमने पढ़ा था ट्रेड के टोल से उन्होंने इनकम कर रहे थे और नेबरिंग टेरिटरीज से और प्रोफेशन से
और लैंड रेवेन्यू भी एक प्रिंसिपल सोर्स था। जैसे कि हमने पढ़ा था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वो लैंड रेवेन्यू के हिसाब से ले रहे थे। और बोथ काइंड एंड कैश, मतलब कैश के हिसाब से और सर्विस के हिसाब से, मतलब प्रोड्यूस अगर हो गया तो उसी प्रोडक्शन के हिसाब से बोल लेते थे या फिर कैश लेते थे। ठीक है। ऑल लैंड वॉज प्रॉपरली सर्वेड एंड क्लासिफाइड, लैंड को प्रॉपरली सर्वे किया जा रहा था और क्लासिफिकेशन भी उसी हिसाब से हो रहा था। और कभी कभी पीरियडिकल रिविजन्स भी होते थे रेवेन्यूज़ के लिए। ठीक है। कितना कितना मतलब डेवलप्ड था उनका जो गवर्नेंस सिस्टम, देखिए आप। फिर जस्टिस किस तरह की होती थी? एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईच विलेजेस में कुछ कोर्ट्स वगैरह होते थे और कास्ट पंचायत भी होते थे, जहाँ पे जैसे कि असेंबली वगैरह हो गया और सभा वगैरह हो गया, इस तरह के रूरल एरियाज में होते थे। द जुडिशियल कमिटी ऑफ महासभा, महासभा जो ब्राह्मण की सभा होती थी, वहाँ पे जुडिशियल कमिटी होते थे जिनको बोला जाता था न्यायाधीश, न्यायाधीश। ठीक है। वो कुछ डिस्प्यूट को सेटल कर रहे थे, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस वहाँ पे सेटल हो रहे थे। और कुछ ऐसे टाउन्स इन टाउन्स देयर वर रेगुलर कोर्ट्स हेडेड बाय द जजेस, टाउन में रेगुलर कोर्ट्स होते थे जो जजेस को अपॉइंट कर रहे थे किंग, किंग के द्वारा वो अपॉइंट हो रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम डिस्कशन करेंगे स्कॉलर्स एंड लिटरेचर के बारे में। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही जगह से कलेक्ट करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किए हैं, तो आप चाहो तो इसको डेली बेसिस पे याद रखो तो याद रहेगी, क्योंकि इसका नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और हमें सिर्फ चोलो नहीं, डिफरेंट किंगडम के, डिफरेंट एम्पायर के डिफरेंट लिटरेचर वगैरह होते थे और बहुत सारे पोएट जो होते थे सेंट्स, और उनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क भी होती थी। तो सबको हमें याद रखनी है क्योंकि मैच फिक्सिंग में बहुत बार आ जाता है। इसी वजह से आप देखिए किस तरह से आपको याद रखनी है, लेकिन मैंने आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है। जैसे कि चोलो पीरियड में क्या कौन से स्कॉलर्स थे। एक देखिए त्रुटक देवरा जो कि लिखे थे जीवन चिंतामणि। ठीक है। काम्बाना के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके सोर्सेस से हम चोलो एम्पायर के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती है। उन्होंने रोट किया था रामभद्रमा। रामभद्रमा एक ऐसी चीज़ है जो कि रामायण को उन्होंने तमिल लिटरेचर में लिखा था, इसी वजह से इसका नाम इस तरह से है। और ये एक मास्टरपीस माना जाता है तमिल लिटरेचर में। जो लैंडमार्क लिटरेचर है ना, उसको आपको याद रखनी है। देखिए ये सारी चीज़ें तो याद रह सकती है, याद नहीं रख सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रही हूँ, आपको याद रखनी ही रखनी है। काम्बाना मैं तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद रही गई है, और मैं जिस तरह से मैंने कलेक्ट की है रिसोर्स और मेंशन किया है, तब ना उसी ड्यूरिंग दैट पीरियड मुझे थोड़े थोड़े चीज़ें याद रहने शुरू हो गया है। ठीक है। काम उस तरह से आप भी कोशिश कीजिए, हर एक बार पढ़ेंगे उसको याद रखेंगे तो भी ज़रूर याद रह जाएगा। कंबन ये एक तमिल लिटरेचर में बहुत ही मैजेस्टिक मास्टरपीस माना जाता है। उनको गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर भी बोला जाता है उन पीरियड को। फिर और कुछ स्कॉलर्स होते हैं जैसे कि तोलामुक्ति, उन्होंने सुलामनी को लिखा था। फिर जयोगोदर, वो कलिंग तुपनी ये भी लिखा था। बुद्धिस्ट स्कॉलर एक थे जो कि बुद्धमित्र उनके नाम था, उन्होंने कुछ लिखा था राजोलियन। ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं, या आपको ना मैंने वर्ड फॉर्मेट में दे दिया है, आप चाहे तो एक टेबल फॉर्मेट में बना के पीरियड कौन सी किंगडम चल रही है, उनकी कौन कौन से स्कॉलर है, उनकी क्या क्या राइटिंग्स है, क्या क्या उन्होंने लिखा है, उसको एक टेबल फॉर्मेट में आप लोग बना के ना उसको याद रख सकते हैं। फिर परंतक जो थे किंग, उनके टाइम पे एक था वेंकट माधव, एक स्कॉलर थे जो कि रोट किए थे कमेंटरी ऑन ऋग्वेद के ऊपर उन्होंने कुछ कमेंटरी दिया था। फिर केशव स्वामीना, उन्होंने रोट इस कलर युवक टाइटल नानर थारानोव, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था, ये भी लिखा था। उन टाइप के देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि पॉपुलर सेंट्स थे उन टाइम में, नायनमार एंड अलवर्स। नायनमार थे डिवोटी ऑफ शिव एंड अलवर थे डिवोटीज ऑफ विष्णु।
ये दोनों भी बहुत ही तमिल किंगडम में ये फ्लोरिश किए थे, जो क्योंकि चोलो की जो चोलो पीरियड की जो किंग्स थे वो पर्टिकुलरली शैविज्म एंड वैष्णोज्म को फॉलो कर रहे थे। उन दोनों कल्चर को, रिलीजियस को वो पैट्रोनाइज कर रहे थे। इसी वजह से ये जो दोनों हैं नायनमार एंड अलावर, ये दोनों तमिल लिटरेचर को बहुत फ्लोरिश किया था उस लेवल पे शिवजिम एंड विष्णुजिम को फॉलो करके। नायनमार के एक राइटिंग था जिसका नाम था तिरुमुराई, जिसको फिफ्थ वेद के नाम पे भी जाना जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है। देखिए, मैं आपको बोल रही थी ना पहली कुछ स्लाइड में कि कन्नड़ भी तमिल लिटरेचर के साथ साथ कन्नड़ भी लिटरेचर को तब फ्लोरिश हो रहे थे, लेकिन लैटर चोलो पीरियड में, ठीक है। राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसला, ये जो आए लैटर चोलो पीरियड में, उन्होंने पैट्रोनाइज किया बोथ तेलुगु को भी और कन्नड़ को भी। पंपा पुनराना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखनी है। चोलो पीरियड में ये 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ पोएट्री थे, ठीक है। कन्नड़ पोएट्री थे पंपा, पोना एंड रेना। उनको 3 जेम्स बोला जाता था। नानिया, जो कि चालुक्य किंग में कोर्ट में लिव कर रहे थे, और उन्होंने तेलुगु वर्जन ऑफ महाभारत भी लिखा था। फिर शैव सिद्धांत, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शैव सिद्धांत, इट वाज हाईली इवॉल्व फिलोसॉफिकल सिस्टम फाउंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसको भी ये एक बहुत ही फिलोसॉफिकल सिद्धांत है जो भी फाउंड हुआ था चोलो एम्पायर में, ठीक है, चोलो पीरियड में। फिर देखिए चोलो के जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो किस तरह के इंस्क्रिप्शन होते थे। हमने पढ़ा था कुछ इंस्क्रिप्शन, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखिए उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस के बारे में बात किया गया था। जो परंतका जो किंग थे उनके टाइम पे ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। एंड इज विक्ट्री ओवर मदुरई, उन्होंने मदुरई को विक्ट्री किया था, जिसकी वजह से इंस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा हुआ था। ये होता है, ये जो इंस्क्रिप्शन था वहाँ पे गिव डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग मेंबर्स टू वेरियस कमिटीज दैट एडमिनिस्टर्ड द अफेयर्स ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट। हमने पढ़ा था ना, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, ऊर महासभा, उसमें जो किस तरह की कमिटीज़ बनती थी और वहाँ पे लोग कैसे इलेक्टेड होते थे, किस तरह की सिस्टम्स होती थी, वो सब इस उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। फिर कुछ टेम्पल इंस्क्रिप्शन भी मिले हुए हैं, जैसे कि चोलो डिनेस्टी वॉज नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव पैट्रोनेज ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन। टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन में वो बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे और बहुत ही सक्सेसफुली चीज़ों को लेके चल रहे थे। आपने देखा, मैंने आपको पढ़ाया था ना, 200 टेम्पल्स उन्होंने बनवाया था, और टेम्पल्स के आसपास ना चारों तरफ उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कल्पचर्स एंड इमेजेस, ये सब मेंशन किए हुए थे। इंस्क्रिप्ट्स आर डिस्कवर्ड इन शिव टेम्पल लोकेटेड इन बिसालोर विलेज इन कोलुथुर तालुक थ्रो मच लाइट ऑन द चोलो एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस विलेज, इन दिस रीजन। मतलब ये जो शिव टेम्पल होता था भिसालूर विलेज में, जो कि कोलुथुर तालुक से बिलोंग करता है, वहाँ पे चोलो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस टेम्पल इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है। बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल मैंने आपको पढ़ाया था, कौन कौन याद रखा है, कौन सी राजा बनवाए थे उसको, राजा चोलो वन, ठीक है। इज द ओनली टेम्पल ऑफ इंडिया वेयर द किंग स्पेसिफिकली टॉक्स इन एन इंस्क्रिप्शन दैट ही बिल्ड द टेम्पल ओनली विथ स्टोन्स, ठीक है। मतलब ये एक इस तरह की टेम्पल्स थी जहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन में, बृहदेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन किया गया था कि ये जो टेम्पल है ओनली स्टोन के द्वारा ही बनी है। जिस स्टोन को क्या कहा जाता था, कतराली, कतराली स्टोन से बनी है, ठीक है। फिर इसके बारे में तो हमने पढ़ा, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। तिरुबालंगद इंस्क्रिप्शन, इट मेंशंस द चोलो अटाकन विजिनजाम, ये एक जगह है विजिनजाम, जिस इस इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन किया गया था। चोलोपुरम इंस्क्रिप्शन एक है जहाँ पे द ट्रीट ऑफ मेंशन द रिट्रीट ऑफ कुलोथुंगा चोलन टू कोटाटू। अरे यार, कितना डिफिकल्ट नाम है, इसको याद रखने में थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन याद रह जाएगी धीरे धीरे। कोलुथुंगा चोलो जो है वो कोटाटू जब रिट्रीट किए थे उसके बारे में चोलापुरम इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया गया था। द इंस्क्रिप्शन आर्ट एनाइरम, तिरुमुकुदल एंड तिरुभुवनई प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द कॉलेजेस दैट एग्जिस्टेड इन दिस प्लेसेस।
ये जगह पे क्या क्या कॉलेजेस है, किस तरह के कॉलेजेस है, इन सब इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया गया है। थोड़े देख लेना आप, मुझे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है प्रोनाउंस करने में। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है चोलो आर्ट। इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनसे मेंशन किया गया है और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा इस तरह की वीडियोज एंड इस तरह की कंटेंट, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चोलो आर्ट की फास्ट हम पढ़ेंगे स्कल्पचर्स के बारे में। स्कल्पचर फीचर्स क्या है? स्कल्पचर के फीचर्स क्या है? फीचर्स ये है कि हमारे चोलो की जो स्कल्पचर्स थे वो हर एक टेम्पल की जो वॉल्स थी एंड जो इंटीरियर्स थी वहाँ पे फूट फूट कर दिख रही थी, अडोंट किया गया था। मतलब इतने सुंदर से वो मेंशन किया गया था, इतने सुंदर से वहाँ पे अडोंट है जो वॉल्स में और इंटीरियर्स में। आप लोग देखे होंगे जितने सारे टेम्पल्स आप गए हैं, एंशिएंट टेम्पल्स है हमारे अभी भी प्रेजेंट है इंडिया में, आप देखेंगे उनके वॉल्स में और उनके जो इंटीरियर होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डाइटीज होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मूर्तियाँ होते हैं, इमेजेस होते हैं। जैसे लगता है कि हर एक मूर्ति कुछ ना कुछ बोलती है, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन कुछ अलग होती है, उनकी स्टोरीज भी कुछ, हर एक मूर्ति के पीछे कुछ स्टोरीज होते हैं। हालांकि हमें सब कुछ स्टोरीज मालूम नहीं होती, लेकिन उनका जो लोकल लोग होते हैं, नेटिव लोग होते हैं, कई बार ना उनको हर एक चीज़ों की समझ होती है, हर एक चीज़ों के बारे में पता होता है। तो अगर मेरा एक सजेशन है, आप जब भी कोई एंशिएंट टेम्पल को जाते हो ना, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नॉलेज आपको लोगों को चाहिए, तो एक बार उनके जो नेटिव लोग होते हैं या फिर पुजारी होते हैं, जो लोग रेगुलर वो मंदिर में आते हैं, उनको एक बार पूछ के देखियो कि इस तरह की इंस्क्रिप्शन की क्या मायने होते हैं, वो ये इमेज कौन सी हिस्ट्री बिलोंग करती है। तो एक बार पूछो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलेगी वहाँ पे, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब हर एक इमेजेस में हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज बनी होती है, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर ये एक होता है, ये जो वॉल में उनका इंटीरियर में जितने सारे स्कल्पचर्स बने हुए होते हैं, वो ये शो करता है कि चोलो डिनास्टी किस तरह की बिलीफ्स रखते हैं, स्पिरिचुअल बिलीफ रखते हैं रिलीजन में, ठीक है। जो थीम होते हैं ऑन द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ चोलो स्कल्पचर इज द डिपिक्शन ऑफ डाइटीज। उनका जो थीम होती है स्कल्पचर की, जो टेम्पल में उन्होंने बनाया होते हैं, वो डाइटीज के ऊपर होती है। किस तरह की, जो वो डिपेंड करता है कौन सी डाइटिस को वो डिपेक्ट करके वो बनाए हैं टेम्पल। एंड माइथोलॉजिकल फिगर्स, हमारे जितने सारे एक देवता के साथ साथ एसेसोरीज देवता भी होते हैं, जैसे कि विष्णु के साथ इंद्र माने जाते हैं, वरुण देवता, अग्नि देवता, उस तरह के कुछ माइथोलॉजिकल फिगर्स भी होते हैं, तो वो भी वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं विथ डायनामिक पोजेस। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डायनामिक, उनका पोजेस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ही एक हुनर, मतलब बहुत ही सुंदर होता है फेशियल फीचर्स। डिफरेंट माइथोलॉजी फिगर्स के डिफरेंट फेशियल फीचर्स होते हैं। फिर स्कल्पचर्स मेकिंग हम पढ़ेंगे, किस तरह के स्कल्पचर कैसे बनाते थे वो स्कल्पचर। चोलो पीरियड में पर्टिकुलरली ब्रोंज यूज होता था और यूजिंग उन्होंने लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज करते थे, ठीक है। ब्रोंज स्टैचू ऑफ नटराज, नटराज की जो ब्रोंज स्टैचू है आप लोग को याद रखनी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नटराज की जो ब्रोंज की जो डांसिंग शिवा फिगर है वो चोलो पीरियड से बिलोंग करती है और वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी है। ये मास्टरपीस है, इसके बारे में हम डिटेल्स नीचे पढ़ेंगे। दे यूज्ड पंचलोहम मेल्टिंग करने के लिए, ब्रोंज को जो अलय बनाने के लिए, मेल्टिंग करने के लिए वो पंचलोहम की यूज करते थे, ठीक है। अब देखेंगे हम नटराज शिवा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार आंसर राइटिंग में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, तो ध्यान से सुनिए। शिवा इज डांसिंग ऑन द फिगर ऑफ स्मॉल ड्वार्फ। एक स्मॉल ड्वार्फ है, मतलब एक देखिए यहाँ पे नीचे एक स्मॉल ड्वार्फ है, उसके ऊपर डांस करते हुए यहाँ पे आपको नजर आएंगे। द ड्वार्फ सिंबलाइजेस इग्नोरेंस एंड द ईगो ऑफ एन इंडिविजुअल। ये काली वाला मूर्ति नहीं है। नटराज जो है, हमने कई बार सुना है, लोग ये समझते हैं ये काली है और नीचे ये महादेव है, ये नहीं है। ये जो नटराज है ये शिव है और ये एक ड्वार्फ के ऊपर डांस करते हुए नजर आते हैं। ये ड्वार्फ को सिंबलाइज किया जाता है इंडिविजुअल की ईगो के ऊपर, इग्नोरेंस, मतलब इग्नोरेंस के ऊपर। आप ईगो को कैसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर ये सिंबलाइज करता है। द मैटेड एंड फ्लोइंग लॉक्स ऑफ शिवा रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ द रिवर गैंगेस। ठीक है,
फ्लोइंग लॉक्स, ये जो हो रहा है ये रिवर गंगे फ्लो होते हैं, इसी तरह से वो सिंबलाइज किया गया है। द ऑर्नामेंटेशन, वन ईयर ऑफ शिव हैज ए मेल ईयरिंग व्हाइल द अदर हैज ए फीमेल। हाँ, आप लोग को तो पता होगा ना, जो शिव होते हैं उनको कई बार अर्धनारीश्वर के हिसाब से भी माना जाता है। तो एक ईयर में उन्होंने मेल रिंग पिंधा है, मेल ईयरिंग, और एक में वो फीमेल ईयरिंग पिंधा है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द फॉर्म ऑफ अर्धनारीश्वर, इसी वजह से उनको अर्धनारीश्वर जो होते हैं ना, इसी को भी डिपिक्ट किया गया है। स्नेक इज ट्विस्टेड अराउंड द आर्म ऑफ शिव, देखिए यहाँ पे एक स्नेक होता है, ट्विस्टेड किया गया है। द स्नेक सिंबलाइज द कुंडलिनी पावर। आपको पता है, जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में जाते हैं उनको पता होगा, हमारा 7 चक्रज है बॉडी में, और जब वो जागृत होता है तो उसको एक स्नेक के हिसाब से माना जाता है। इसी वजह से यहाँ पे स्नेक डाला हुआ है, जिसको कुंडलिनी पावर बोला जाता है, विच रिसाइड्स इन द ह्यूमन स्पाइन इन ए डॉर्मेंट स्टेज। हर एक इंसान के बॉडी में ये जो 7 चक्र होते हैं वो डॉर्मेंट स्टेट होते हैं, डॉर्मेंट स्टेज में। आप लोगों को जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, आप लोग मेडिटेशन करते हो और ज़्यादा ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो, थर्ड आई एक्टिवेशन करते हो, तब ना आप लोगों को एहसास होता है 7 चक्र बैलेंसिंग की। और हम जो इमोशनल जब भी कई बार जूझते होते हैं कई डिजीजेस में या फिर इमोशनल हरासमेंट, वो सब ना चक्र की इम्बैलेंस की वजह से होता है। और एक बार आप ये सब बैलेंसिंग कर देना शुरू कर दोगे ना, तो धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने की भी एहसास हो जाता है आप लोगों को। मैं इसलिए बता पाती हूँ क्योंकि मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करने लगी हूँ कि जानने की कि क्या होती है चक्र। और चक्र मेडिटेशन करने के बाद बहुत सारे फायदे भी होते हैं। आप लोग इमोशनल स्ट्रांग होते हैं, ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर एक चीज़ों में आपको स्ट्रांग बनाती है। तो मेरी एक सजेशन है, आप लोग दिन में ना एक बार एटलीस्ट 15 मिनट्स मेडिटेशन करके देखो। अगर आपको शांति नहीं आए ना ज़िंदगी में, तो हर एक चीज़ों में ना आपको इतना शांति नहीं आएगी जितना आपको मेडिटेशन करने में लगेगी। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। फिर इट अरोस्ड, इफ अरोस्ड वन कैन अटेन ट्रू कॉन्शसनेस। ये भी सही है कि जब कुंडलिनी पावर जागृत होती है, जब चक्र बैलेंसिंग होती है, तो ट्रू कॉन्शसनेस क्या होती है ये पता चलता है। द नटराज इज सराउंडेड बाय निम्बस ऑफ ग्लोइंग लाइट्स। देखिए ये चारों तरफ ना डिफरेंट डिफरेंट, ये जो इसको ग्लोइंग लाइट्स के हिसाब से माना जाता है, सिंबलाइजिंग द वास्ट ऑन एंडिंग साइकिल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये सिंबलाइज करता है जो टाइम होती है, ऑन एंडिंग साइकिल्स ऑफ टाइम, जो टाइम साइकिल के हिसाब से चलती है, ये ऑन एंडिंग है, हमेशा इस तरह से वो चलती रहेगी टाइम। तो ये सब बारे में मेंशन किया गया है। जब भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको उसी हिसाब से इसको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट चलिए जानते हैं, चोलो आर्ट की सेकेंड पार्ट है पेंटिंग। स्कल्पचर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब पेंटिंग देखेंगे। पेंटिंग में चोलो पेंटिंग एक साउथ इंडिया में बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्ट थी, आर्ट में बहुत ही सिग्निफिकेंस थी। उनका मीडियम क्या था, मीडियम मतलब कौन सी किस चीज़ों से हमें पता चलता है कि उनकी पेंटिंग बहुत ही सिग्निफिकेंट थी। तो वो जो वॉल्स थे था उनके, वॉल हो गया, म्यूरल्स, एक वॉल की तरह की एक जगह होती है जहाँ पे पेंटिंग्स बनाया जाता है, म्यूरल्स हो गए, वुडन पैनल्स हो गए, या फिर टेम्पल के जो इंटीरियर्स होते हैं वहाँ पे जो पेंटिंग्स होते हैं, उन पेंटिंग्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट है उनका पेंटिंग्स। वॉल ऑफ चोलो टेम्पल्स एक होते हैं तंजौर एंड गंगईकोंडा चोलोपुरम टेम्पल्स। इन दोनों टेम्पल्स में आप देख सकते हैं उनके वॉल में बहुत ही सुंदर पेंटिंग हुआ होता है। कंटेन न्यूमरस आइकन्स ऑफ लार्ज साइज एंड फाइन एग्जीक्यूशन। किस तरह से फाइन एग्जीक्यूशन होता है उनके आर्ट में, ये सब वहाँ पे एक बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया गया है, दिखाई देता है। और एक अगर हम बात करें कि उनकी पेंटिंग की यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस ये है फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड गेस्चर। आपने देखा होगा जो नटराज की मूर्ति थी, उनकी हैंड गेस्चर किस तरह की थी, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह की थी, उसी तरह से चोलो जो टेम्पल्स थे, चोलो की जो पेंटिंग है या फिर उनकी जो स्कल्पचर भी है, उनका थीम होता है, यूनिकनेस यही होता है कि उनकी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत यूनिक होती है और उनकी हैंड गेस्चर भी बहुत यूनिक होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि एक मेंशन किया गया है राजा राजा चोलो 1, जब उनके प्रेसेप्टर करुभार देवर उनके गुरु के हिसाब से होते थे, जो तब उनको सुन रहे थे, तब एक पेंटिंग बनाया गया था जो कि एक मास्टरपीस है, एक फाइन एग्जाम्पल है उनकी पेंटिंग की।
और कुछ सीन्स वगैरह होती है पेंटिंग की, जैसे कि पेरिया पुरनम और कैलासनाथर टेम्पल कांचीपुरम में जो प्रेजेंट है, विष्णु टेम्पल इन मलाई आदिपट्टी, ये सब जगह में भी जो सीन्स वगैरह है वो भी पेंटिंग्स की यूनिकनेस को दर्शाता है। अगर हम बात करें उनके थीम्स के बारे में, किस तरह की थीम पर बेस्ड होते हैं उनके पेंटिंग, वो होते हैं रिवॉल्व अराउंड डाइटीज सच एज शिव एंड विष्णु। आप लोगों को पता है चोलो एम्पायर जो होते हैं वो शैविज्म एंड वैष्णविज्म को पैट्रोनाइज करते हैं। इसी वजह से उस दो लड़के वो जो भगवान होते हैं शिव एंड विष्णु, उन दोनों के आसपास इर्द गिर्द उनकी पेंटिंग बनती रहती थी। और ये जो होते थे वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, हमें पता है विष्णु के 10 अवतार्स हैं, उसी तरह से शिव जी के भी बहुत सारे अवतार्स हुए हैं, बहुत सारे उनके रूप होते थे, तो वो सब पोर्ट्रे किया जाता था पेंटिंग में। फिर उनके वेरियस फॉर्म्स, मैनिफेस्टेशंस और उनके डिवाइन एट्रीब्यूट को शोकेस किया जाता था, उनके सिंबोलिज्म को एट्रीब्यूट मतलब शोकेस किया जाता था, और नैरेटिव्स, कौन से सिंबल की कौन से नैरेटिव्स है, तो ये सब चीज़ें वो पेंटिंग में मिलती थी। फिर म्यूजिक एंड डांस के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रेट पैट्रन ऑफ म्यूजिक एंड डांस चोलो किंग्स, स्पेशली राजा राजा चोलो जो थे वो म्यूजिक और डांस में बहुत ही रुचि रखते थे। ठीक है, राजा राजा वन वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग बैक तेवारम म्यूजिक टू टेम्पल्स। एक तेवारम म्यूजिक है जिसको उन्होंने ब्रिंग बैक किया था टेम्पल्स में, वो टेम्पल्स में ज़्यादातर ये बजते हैं ये म्यूजिक। ठीक है, उनकी उसी तरह से हम देखेंगे म्यूजिक डांस में यूनिकनेस क्या है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नटराज और आदल भलन किंग ऑफ डांस in the form of the idol was the motif of Tamil music, dance and drama with hymns composed by नायनमार्स। उनकी यूनिकनेस ये है कि नटराज और अदल भलन, नटराज को अदल भलन भी कहा जाता था, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में, जो कि एक किंग ऑफ डांस है, वो डांस के फॉर्म में उसको बनाया जाता था ना, तो वो उसका भी एक यूनिकनेस है, आपको पता चल सकता है। अगर जब भी बात आती है नटराज वो मूर्ति की, तो तभी तभी चोलो एम्पायर की बात भी आती है, वो एक यूनिकनेस है। फिर जो नायनमार्स होते थे वो उनका जो डांस ड्रामा हाइम्स होते थे वो भी एक यूनिकनेस है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जो होते हैं अदुभार्स, पेदिकम, पादुभार्स, ये सब अपॉइंट हुए थे टेम्पल्स में गाने के लिए। ठीक है, फिर भीनापाम सैभार, ये हाइम्स को सिंग करने के लिए टेम्पल में ये भी रिक्रूट हुए थे। म्यूजिकल एजुकेशन जो होते थे, म्यूजिशियंस एंड डांस मास्टर्स वेर अपॉइंटेड टू ट्रेन द गर्ल्स, म्यूजिक एजुकेशन देने के लिए गर्ल्स को पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको पता है देवदासी सिस्टम प्रिवेलेंट था वहाँ पे। तो देवदासी कैसे होते थे, कुछ अगर ट्रेनिंग वगैरह नहीं होगी, एजुकेशन वगैरह नहीं होगी, तो उस तरह की जो क्या बोलते हैं उसे, उस तरह की टैलेंट उभर कर भी नहीं आएगी। तो इसी वजह से वो सब मास्टर्स रिक्रूट अपॉइंटेड होते थे। तेली चेरी पेनुगल, देवर द डांसर्स, वो भी डांसिंग करते थे, याद रख सकते हैं आप, तेली चेरी पेनुगल। इन म्यूजिक 23 पैंस वर यूज्ड। 23 पैंस ये एक म्यूजिक की कुछ सिंबल्स है या फिर कुछ म्यूजिक रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। द 7 म्यूजिक अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि हमने जो म्यूजिक सिस्टम पढ़ते हैं, म्यूजिक एजुकेशन मतलब म्यूजिक ट्रेनिंग लेते हैं, उनको पता होगा सारे गामा पाधा निसा ये भी होते थे, वो भी वहाँ पे 7 म्यूजिक अल्फ़ाबेट्स यूज होते थे। इन एवरी टेम्पल आईवर नायनमार हाइम्सवर सॉन्ग, आपको पता होगा नायनमार हमने पढ़ा था लिटरेचर में, स्क्रिप्चर और लिटरेचर में, जहाँ पे नायनमार के बारे में हमने पढ़ा था कि उनको वो जो लिखे थे कुछ राइटिंग्स उनका था, जिसको फिफ्थ वेद के नाम पे भी जाना जाता था। वो सब भी आयर और नायनमार के जो हाइम्स थे वो भी टेम्पल्स में यूज होते थे। इस तरह के बहुत ही एडवांस म्यूजिक, डांस, पेंटिंग्स ये सब चोलो आर्ट के टाइम में था। यहाँ पे और कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इन द बृहदेश्वर टेम्पल सेवरल म्यूजिशियंस वर अपॉइंटेड। बृहदेश्वर टेम्पल जो कि राजा राजा वन ने बनाया था, वहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियंस अपॉइंट किए गए थे। ड्रम्स, उदकई, बीना, फ्लूट, ये सब वेल नोन इंस्ट्रूमेंट था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सागादा कोटिगल असेंबल्ड ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ये जो है ये एक बैंड ऑफ म्यूजिशियंस को असेंबल्ड किया जाता था, उनका नाम था सागादा कोटाइगल। एंडोमेंट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट म्यूजिक, द किंग्स रिवॉर्डेड म्यूजिशियंस।
एंडोमेंट्स भी बना जाता था म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए। एक ग्रुप ऑफ जो पीपल होते थे जो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिशियंस को असेंबल करके एंडोमेंट्स बना जाता था, और किंग्स जो होते थे वो रिवॉर्ड करते थे जो अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं। टेम्पल्स एंड म्यूट्स प्रोवाइडेड वोकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इंस्ट्रक्शन। टेम्पल जो वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इंस्ट्रक्शन देते थे वो टेम्पल से आता था और मॉड्स से आता था। टेम्पल मॉड्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे इंस्ट्रक्शन देने के लिए म्यूजिक को। 2 टाइप्स ऑफ डांसेस वर परफॉर्म्ड, भरतनाट्यम एंड कथकली। ये डांसेस परफॉर्म हो रहा था तब। लॉर्ड शिवा वाज डिपिक्टेड एज ए परफॉर्मर ऑफ द करंट डांस। करंट डांस एक डांस होती थी जहाँ पे लॉर्ड शिवा को डिपिक्ट किया जाता था उनकी डांसर के हिसाब से, ठीक है। फिर देखेंगे कॉइन्स। चोलो कॉइनेज इशूज वेयर ऑल इन 3 मेटल्स। वो चोलो जो किंग थे चोलो एम्पायर में, गोल्ड चल रहा था, गोल्ड कॉइन था, सिल्वर कॉइन था एंड कॉपर कॉइन था। इस 3 तरह की कॉइन बहुत चल रही थी। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स। उत्तम चोलो स्ट्रॉक सिल्वर विद द रॉयल एम्ब्लेम ऑफ टाइगर फेसिंग 2 फेसेस ऑन द ऑब्जर्व एंड द नागेरी लेजेंड उत्तम चोलो। उत्तम चलो जो थे उन्होंने सिल्वर कॉइन की बहुत यूज़ किया था, और उन्होंने उनका जो कॉइन था वहाँ पे एक एम्ब्लेम था जैसे कि टाइगर फेसिंग 2 फेसेस, 2 फीस, एक टाइगर होता था जो 2 फीस को फेस करके रहता था। इस तरह की एक एम्ब्लेम उन्होंने बनाया था एक फेज में, और दूसरे पार्ट में दूसरे साइड में नागेरी लेजेंड उत्तम चलो की एक मूर्ति मतलब उत्तम चलो मेंशन किए गए थे। इस तरह की कुछ कॉइन था। राजा राजा वन जो जिस टाइम पे राजा राजा वन रूल कर रहे थे उनके टाइम पे जो कॉइन आया उसमें एक साइड पे था किंग जो कि वन साइडेड खड़े थे, और सेकेंड साइड में एक गॉडेस की गॉडेस मेंशन हुए थे उस कॉइन में, जो कि और जो भी इंस्क्रिप्शन उस कॉइन में था वो संस्कृत में लिखा हुआ था। फिर राजेंद्र वन जो आए राजेंद्र चोलो, उनके जो कॉइन था वो श्री राजेंद्र और गंगईकोंडा चोलो, एक उनके इंस्क्रिप्शन जो था वो इंस्क्राइब किए गए थे विद द एम्ब्लेम ऑफ टाइगर एंड फिश। इनके भी जो एम्ब्लेम था वो टाइगर एंड फिश था। ये आप याद रख सकते हैं, टाइगर फेसिंग 2 फिशेस, ये एक एम्ब्लेम होता था उनके कॉइन में। फिर ड्रामा देखेंगे। ड्यूरिंग द फेस्टिवल 2 ड्रामा जो परफॉर्म, फेस्टिवल के टाइम पे 2 तरह के ड्रामा परफॉर्म किए जाते थे, राजेश्वर नाटकम एंड राजा राजा विजयम, ठीक है। ये दोनों नाटक परफॉर्म किए जाते थे। 1 टाइप ऑफ ड्रामा इज कोथू, आराई कोथू, और ये डिफरेंट ड्रामा के नाम है। जैसे कि हमारे जितने सारे ड्रामे होते थे डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट ड्रामे के नाम होते थे, इसी तरह से उनका कुछ है कोथू, आर्या कुथू, चाकी कुथू, सांखी कुथू, ये सब मेंशन किया गया है इंस्क्रिप्शन से, हमें ये सब ड्रामे के बारे में पता चलता है। अगर हम कल्चर के बारे में बात करें, किस तरह की कल्चर मेंटेन करते थे चोलो एम्पायर, तो पहली बात ये कि उनका जो हाउस होल्ड होते थे वो बहुत लार्ज होते थे। लार्ज मतलब 5 से 7 स्टोरेड हाउस होते थे। अब हम जो 5 से 7 स्टोरेड मतलब अब 2 स्टोरेड होते हैं, मैक्सिमम तो 2 स्टोरेड होते हैं हमारे यहाँ पे। यहाँ पे अपार्टमेंट अभी बना है, जो अभी जो बन रहे हैं वो 20, 25, 30 इस तरह की स्टोरेड बिल्डिंग होते हैं। लेकिन उनका जो हाउस होल्ड होता है वो 5 से 7 स्टोरेड होते थे और बहुत बड़े-बड़े होते थे। और उनके जो चीफ्स, पर्टिकुलरली चीफ्स जो होते थे, किंग्स होते थे, उनके जो हाउस बहुत ही मल्टी स्टोरेड होते थे। और लार्ज पैलेसेस विथ बंक्वेट हॉल्स। बंक्वेट हॉल्स मतलब जहाँ पे इतना बड़ा हॉल सेरेमोनियल गैदरिंग होती है जहाँ पे, तो उनका जो पैलेस होता था उसमें बंक्वेट हॉल भी होती थी, स्पेसियस गार्डन्स भी होते थे और टेरेसेस भी होते थे। जैसे कि आजकल हम रह रहे हैं उसी तरह से उनका भी बहुत ऐसे इस तरह से कुछ हाउस होल्ड हुआ था। जो कैपिटल था उनको गंगई कोंडा चोलपुरम, ये तो हमने पढ़ा था। उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया अटेंड इट्स क्लाइमैक्स अंडर द चोलस। चोलो के पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर एकदम क्लाइमैक्स में पहुंच गई थी। क्लाइमैक्स मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था वहाँ पे, बहुत ही डेवलपमेंट हुआ था।
और बहुत सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले कर रही थी टेम्पल आर्किटेक्चर चोलो के पीरियड में। और जो स्टाइल वो मेंटेन कर रहे थे टेम्पल में पर्टिकुलरली वो ही द्राविड़ स्टाइल। आप लोगों को पता है हमारे नॉर्थ इंडिया में जो स्टाइल फॉलो करते हैं वो ही नागरा स्टाइल एंड साउथ इंडिया में द्राविड़ स्टाइल, क्योंकि उनका ये नहीं होता, जो शिखर जो पोजिशन है ये ऐसे नहीं होता। द्राविड़ों का कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, मतलब पिरामिड की तरह होता है, ऐसे 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 इस तरह से होता है। ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत सारे टेम्पल्स इसी तरह से होते हैं। टेम्पल्स बिकम ए मिनिएचर सिटी, मतलब टेम्पल इस तरह से बनाया जाता है जैसे कि लगता है ये कि मिनिएचर सिटी है, एक छोटा सा सिटी है जिस सिटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत कुछ होता है वो सिटी के अंदर। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि जितने सारे प्रायस्ट होते हैं, जितने सारे पुजारी वगैरह होते हैं, सेवक होते हैं और डिफरेंट कैटेगरी के लोग होते हैं टेम्पल्स में, जो डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए असाइन किए जाते हैं, उनके लिए रहने के लिए भी वहाँ पे रूम्स होते थे, सुविधाएं होती थी। इसी वजह से वो उसको एक मिनिएचर सिटी भी बोला जाता था। और ये जो टेम्पल्स होते हैं उनको फोकल पॉइंट बोला जाता था सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जितने सारे सोशल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक सोशल क्यों? क्योंकि सोशली इस टेम्पल का इम्पैक्ट पड़ रहा था। इकोनॉमिक क्यों? क्योंकि इतने सारे बहुत जो रिच लोग होते थे या फिर नॉर्मल लोग भी, आजकल आप देखिए जैसे कि टेम्पल्स हमारे आज भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि बहुत रिच हैं। ठीक है, जैसे कि पद्मनाभेश्वर मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर, और हमारा हो गया तिरुपति बालाजी मंदिर, ये सारे इतने सारे उनको डोनेशंस मिलते हैं भक्तों की, हर तरह की, छोटे से लेकर बड़े तक सब इस उनमें डोनेशन देते हैं, जिसी वजह से उनमें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं और इस पैसे को लेकर वो सोशल वेलफेयर काम में लगाते हैं। तो इकोनॉमिक हब माना जाता है उन जगहों को। कल्चरल, वहाँ पे टेम्पल है तो कल्चर भी मेंटेन होगी वहाँ पे। एंड पॉलिटिकल, कई बार बहुत सारे टेम्पल्स में पॉलिटिक्स बहुत चलती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी टेम्पल्स मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उनको ऐसा कहा गया है। इट एंजॉयड रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स, जो टेम्पल होते हैं उनको जो लैंड्स दिया जाता है वो रेवेन्यू फ्री होता है। मतलब कई कई बार आपने सुना होगा गांव में जो बड़े बड़े टेम्पल्स वगैरह होते हैं उनके बहुत सारे लैंड्स होते हैं, जिन लैंड्स में लैंड के टैक्स फ्री होते हैं और वो लैंड किसी किसी लोगों को बांट दिया जाता है ताकि आप इसको यूज़ करते हो तो इसके हिसाब से आपको। तो क्या होता था, जो टेम्पल वगैरह के जो लैंड जिन जिन लोगों ने उनको लेके उनसे बेनिफिट होते थे, वो इन रिटर्न कुछ बेनिफिट्स भी देते हैं विदाउट एनी पेमेंट। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होते थे। तो लैंड फ्री रेवेन्यू जो होते, रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स जो होते हैं वो लैंड को दिया जाता था फॉर देयर एक्सपेंसेस, टेम्पल की एक्सपेंसेस होने के लिए, और इसको देवदान किया जाता है, देवदान कहा जाता था। देवदान मतलब देव को जो दान किया गया। ठीक है, रिसीव्ड ग्रांट्स एंड रिच डोनेशंस फ्रॉम वेल्दी मर्चेंट्स, वेल्दी मर्चेंट्स जो होते थे वो ग्रांट भी देते थे टेम्पल को और रिच डोनेशंस भी देते थे। सम ऑफ द टेम्पल्स बिकेम सो रिच दैट दे एंटर्ड बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कुछ ऐसे टेम्पल्स होते हैं आज भी साउथ इंडिया में इतना रीच होते हैं कि वो बिजनेस भी कई बिजनेस उनसे संभलता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं वो उस पैसे से, बहुत सारे कम्युनिटीज़ बनाए हैं उस पैसों से। तो इस तरह की कुछ बिजनेस चलती रहती है। लेंट मनी एंड टुक पार्ट इन बिजनेस एंटरप्राइजेस में भी कुछ टेम्पल्स पार्टिसिपेट करते थे। ऑल्सो स्पेंड मनी ऑन इम्प्रूविंग कल्टिवेशन, कल्टिवेशन में कुछ मनी खर्च होते थे, जो भी डोनेशंस वगैरह मिलते थे। टैंक्स डिगिंग के लिए, वेल एंड प्रोवाइडिंग इरिगेशन चैनल प्रोवाइड करने के लिए भी वो मनी को यूज़ किया जाता था। एक टेम्पल होता था जिसका नाम है सेपुलचराल, यही है ना उसका प्रोनाउंसिएशन, सेपुलचराल टेम्पल्स पालिप पढ़ाई, जिसका पालिप पढ़ाई भी और एक नाम है। ये जो टेम्पल है पर्टिकुलरली बिल्ड किया जाता था जहाँ पे जो किंग्स वगैरह होते थे उनको बरीड करने के लिए, किंग्स वगैरह को, जो किंग्स होते थे वो डेथ होने के बाद वहाँ पे उनको पर्टिकुलरली बरीड किया जाता था। ठीक है, ये हो गया उस टाइम का कल्चर। अब हम आते हैं उसकी जो मेन चीज़ है वो है आर्किटेक्चर। चोलो एम्पायर का आर्किटेक्चर वर्ल्ड फेमस है। आई मीन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी चोलो एम्पायर की कुछ
टेम्पल्स आते थे, तो देखते हैं आर्किटेक्चर में कितना इम्पोर्टेंट अहम भूमिका निभाते थे चोलो। द चोलोस बिल्ड द टेम्पल्स इन द स्टाइल ऑफ द पल्लव डिनास्टी। पल्लव डिनास्टी जो थे तमिलनाडु में, जो उनके चोलो से पहले वो राज करते थे, तो उनके तरीके से, उनके हिसाब से वो बनाते थे चोलो एम्पायर, जो चोलो टेम्पल्स होते थे, विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल था ऑफ आर्किटेक्चर एंड लैटर चालुक्य इन्फ्लुएंस। चालुक्य उसके बाद आए, चोलो के बाद। तो पहले पल्लव डिनास्टी से इन्फ्लुएंस हुए थे, फिर चालुक्य डिनास्टी से इन्फ्लुएंस हुए, अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से भी इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है। 3 मेजर फेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ चोलो आर्किटेक्चर। चोलो आर्किटेक्चर देखिए, जैसे चोलो एम्पायर 3 फेजेस में आया, अर्ली चोलो, मिडिवल चोलो एंड लैटर चोलो, उसी तरह से चोलो की जो आर्किटेक्चर है वो भी 3 फेजेस से डेवलपमेंट हुआ। ईयरली फेजेस जैसे कहते हैं विजयालय चोलो, इसको आप चोलो एम्पायर के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, इसको आप आर्किटेक्चर के हिसाब से कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि जो विजयालय चोलो है वो जिस तरह से आर्किटेक्चर बनाते थे, टेम्पल्स बनाते थे, उसको ईयरली कैटेगरी में डाला गया है। टेम्पल एट नर्तमलाई, ठीक है, ये हो गया ईयरली फेजेस ऑफ चोलो की। फिर मिडिल फेज एक होती है, जिस फेज में राजा राजा एंड राजेंद्र चोलो की टेम्पल हुआ करती थी, उसको मिडिल एज माना गया है। और फाइनल फेज होता है चालुक्य चोलो पीरियड ऑफ कुलोटुंगा। कुलोटुंगा को हम लैटर चोलो पीरियड बोलते हैं, और उसको चालुक्य चोलो पीरियड भी बोलते थे। तो उसको उस टाइम पे भी कुछ डेवलपमेंट हुए थे हमारे चोलो एम्पायर में। उन्होंने वो स्टोन यूज़ करते थे, ब्लॉक्स ऑफ ग्नेसिस एंड ग्रेनाइट की कुछ स्टोन्स यूज़ करते थे, लेकिन ब्रिक्स यूज़ नहीं करते थे। जो कि है ब्रिक्स से, ये जो ग्रेनाइट होते हैं ना, ये थोड़ा लॉन्गर ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी देते हैं। आप लोगों को पता है ग्रेनाइट हमारे आजकल घर में भी यूज होती है ग्रेनाइट, तो ये थोड़ा ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी होते हैं नॉर्मल ब्रिक्स से, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हाई बाउंड्री वॉल सराउंडिंग द टेम्पल, टेम्पल के चारों तरफ हाई बाउंड्री वॉल्स बनते थे। ठीक है। मल्टी स्टोरेड चीफ डाइटी रूम, जो गर्भगृह होता है, ये टेम्पल का जो गर्भगृह जिसमें मेन श्राइन रहते हैं, मेन डाइटी, मेन देवता रहते हैं, वो थोड़ा मल्टी स्टोरेड होता था। ठीक है। दो मतलब 2 हो सकते थे, 3 स्टोरीड हो सकते थे, 4 हो स्टोरीड हो सकते थे, डिपेंड अपन। इन विमान स्टाइल में होता था। द विमानस रोज अबव द सैंक्टोरियम गर्भगृह ऑफ द टेम्पल इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेप्ड पिरामिड। जो विमान, देखिए ये हो गया, मान के चलिए ये हो गया वो डायटी, इनके ऊपर जो होता है विमान स्टाइल में ये बनता है विमान स्टाइल। विमान कैसे होता है, इस तरह से होता है ना, पिरामिड के स्टाइल में, पिरामिड के स्टाइल में वो बनते हैं, जिसको सैंक्टोरियम गर्भगृह बोला जाता है ऑफ द टेम्पल इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्ड पिरामिड। स्टेप्ड पिरामिड मतलब कोई भी इसे स्टेप स्टेप करके जा सकता है। ठीक है, इस तरह से बनता है। फिर अंतराला, इट इज द वेस्टिबुलर टनल कनेक्टिंग द असेंबल हॉल विद द गर्भगृह। एक असेंबल हॉल होता था, ठीक है, इस तरह से कुछ एक असेंबल हॉल होता था, उसके साथ गर्भगृह के साथ एक कनेक्टिंग लिंक होती है जिसको बोलते थे अंतराला। ठीक है। फिर एक मंडप होता था, इट इज ए पिलर्ड हॉल, इस तरह की एक मंडप भी होता था। इसमें ये पिलार हॉल मतलब बहुत सारे पिलार के, आप लोग देखे होंगे, बहुत ही बड़े बड़े मंडप होते थे टेम्पल्स वगैरह में, और ये इसमें ऊपर छत होते थे, नीचे सिर्फ पिलार होती थी, और चारों तरफ वॉल नहीं होते थे। ठीक है। ये जो मंडप होते थे विथ इलाबोरेटली कर्व्ड पिलर्स एंड फ्लैट रूफ, ये पिलर्स होते थे और एक फ्लैट रूफ होते थे। ठीक है। कर्व्ड पिलर मतलब इस तरह से, इस तरह की पिलर बनते थे, इस तरह की। ठीक है। Mandap placed in front of Garbhagriha and served as audience hall and place for cultural activities like dances performed by Devadasis, women dedicated to service of gods। ये जो हॉल होता था, मंडप होता था, ये गर्भगृह के ठीक सामने होता था, ताकि यहाँ पे लोग बैठ के पूजा कर सके, कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक डांसेस, म्यूजिक, ये सब परफॉर्मेंस हो सके, देवदासी अपने परफॉर्मेंस दे सके, ये सब चीज़ें मंडप में होता था। Pradakshinapath path encircling the Garbhagriha was sometimes built, entire structure surrounded by lofty walls pierced by tall gates Gopura। ये जो चीज़ है,
ये टेम्पल के अंदर आ गया। ये टोटल टेम्पल ना चारों तरफ से एक वॉल से, जैसे एक प्रोटेक्टिव वॉल है, एक बाउंड्री वॉल है, उस तरह से घेरा हुआ होता है गर्भगृह को एनसर्कल करके। ठीक है। कभी कभी बनाया जाता है, कभी कभी बनाया नहीं जाता है, डिपेंड करता है कौन सी राजा किस तरह से बनाने की मूड में है। एंटायर स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय लोफ्टी वॉल्स। ये लोफ्टी वॉल्स मतलब इतना स्ट्रांग नहीं होता था, बट होता था एक। ठीक है। टॉल गेट्स होते थे उसमें। ये एंट्रेंस पॉइंट में एक टॉल गेट होता था जिसको गोपुरम माना जाता था। ठीक है, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर होते थे। फिर पंचायतन स्टाइल फॉलो किया जाता था जो टेम्पल्स होते थे। पंचायतन स्टाइल मतलब क्या? ये देखिए, एक मंदिर प्रीमाइस में एक हेड श्राइन होते थे, मेन डाइट होते थे, मेन डाइटी, और उनके चारों तरफ ना इस तरह की कुछ सब्सिडियरी श्राइन्स रहते थे। ठीक है। ये उनके ये जो मेन श्राइन होते थे उनके ऊपर विमान होते थे, शिखर होते थे, गर्भगृह होता था। लेकिन इसका कुछ विमान वगैरह नहीं होते थे। ये छोटे छोटे टेम्पल्स में ये रहते थे। तो ये हो गया ना, पांच पांच श्राइन हो गए। ये चारों तरफ से 4 श्राइन, टोटल मिलाकर 5 श्राइन हो गए। तो इसीलिए पंचायतन स्टाइल इसे बोला जाता है। तो पर्टिकुलरली इसी तरह की श्राइन जो दिखते हैं, सॉरी, इसी तरह के जो स्टाइल होते थे वो चोला किंग्स जो होते थे इसी तरह से टेम्पल बनाते थे। बट नो विमाना ऑन सब्सिडियर श्राइन्स। विमाना नहीं होता था, जैसे कि हमारे मेन श्राइन के ऊपर विमान होते थे, ये सब्सिडियरी श्राइन में वो विमाना नहीं होते थे, सिर्फ पंचायतन स्टाइल से होते थे। शिखर क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जो मैं आगे आगे जाकर आगे स्लाइड में दिखाती हूँ। ये हो गया टेम्पल ना, टेम्पल के ऊपर भाग में एक शिखर होता था। पीक मतलब अपेक्स पार्ट जो होता था मंदिर का, टेम्पल का, इसको शिखर बोला जाता था। ये जो शिखर होता है ये ऑक्टागोनल शेप में होता है, शेप लाइक एन ऑक्टागन, एंड इज नोन एज शिखर। पर्टिकुलरली ये द्राविड़ स्टाइल जो टेम्पल्स है उनका एक फीचर्स है ऑक्टागोनल शिखर। इस तरह के कुछ फीचर्स होते हैं। विथ पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम आगे बढ़ता हुआ चला, चोला एम्पायर आगे बढ़ता हुआ चला मीडियावल से मॉडर्न इरा के तरफ, लैटर चोलो की तरफ, तो क्या हुआ, ये विमान जो हुआ थोड़ा हायर हुआ। विमान छोटे छोटे हुए होते थे, फिर ये उनका हाइट बढ़ने लगी। फिर गोपुरम भी ग्रीव होने लगा। गोपुरम क्या है? इसके सराउंडिंग में जो वॉल बने थे, उनका जो एंट्रेंस था उसमें बहुत बड़ा गेट लग रहा था। तो ये जो गेट था उसको भी थोड़ा ग्रीव करने लगे, वो इलाबोरेट होने लगा। तो दस मेकिंग टेम्पल ए मिनिएचर सिटी। तो इसी सब डेवलपमेंट के साथ ये टेम्पल को एक मिनिएचर सिटी के तरह ग्रो करने लगे टेम्पल सब। टेम्पल मोस्टली तो टेम्पल क्या क्या चीज़ों को लेकर कंसिस्ट हो रहे थे? द्राविड़ स्टाइल टेम्पल, और उसमें गर्भगृह था जहाँ पे मेन श्राइन, मेन डायटी रहते थे। फिर अंतराला होता था जो एक कनेक्टिंग लिंक होता है गर्भगृह के साथ, एक मंडप की। फिर सभा मंडप होता था। ठीक है, मंडप एक होता था। मेनी टेम्पल्स आर हैविंग पिलर्ड मंडपस, नेमली अर्थ मंडप। मंडप डिफरेंट टाइप के होते थे, अर्थ मंडप, महामंडप, नंदी मंडप। तो इनका काम को लेकर, ऑन द बेसिस ऑफ काम, किस तरह के वहाँ पे काम होते थे उसको लेकर वो मंडप डिवाइड होते थे। फिर स्कल्पचर, द एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह हैड स्टार्टस ऑफ द्वारपाल, मिथुन, यक्ष, ये सब होते थे स्कल्पचर्स। आप लोगों ने पढ़ा पढ़ा मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया कि जो स्कल्पचर्स होते थे वो टेम्पल के चारों तरफ होते थे या फिर टेम्पल के इंटीरियर में डिफरेंट स्कल्पचर्स रहते थे। ठीक है। वाटर टैंक भी कभी कभी बहुत सारे टेम्पल्स में वाटर टैंक में प्रेजेंट होते थे इनसाइड द टेम्पल। मतलब टेम्पल के जो टेरिटरी होते हैं उस टेरिटरी के इनसाइड वाटर टैंक प्रेजेंट होते हैं। एंक्लोजर विथ ए यूनिक फीचर ऑफ द चोला स्टाइल। ये चोला स्टाइल की भी एक यूनिक फीचर्स है। एग्जाम्पल सब मान के चले, जो चोलो के टेम्पल्स थे, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कैंचीपुरम जो 8th सेंचुरी में बनी थी। बृहदेश्वर टेम्पल, ये एक लैंडमार्क टेम्पल है, इसके बारे में आपको याद रखनी है, जो कि राजा राजा टेम्पल ने बनाया था एट तांजोर बाय राजा राजा 1। ठीक है। राजा इसको सॉरी ये बृहदेश्वर टेम्पल, राजराजेश्वर टेम्पल एक ही है, इसको अलग नाम है राजराजेश्वर टेम्पल। ये भूल में रॉन्गली लिखा हुआ है, ये एक ही जगह पे है। इन एडिशन टू टेम्पल्स दे कंस्ट्रक्टेड हॉस्पिटल्स भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग्स भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, पैलेसेस किया था,
जैसे कि एक एग्जाम्पल मान के चलिए, गोल्डन पैलेस पे आदित्य करिकला फॉर हिज फादर सुंदर चोलो। आदित्य करिकला अपने पापा के लिए, अपने फादर के लिए जो कि थे सुंदर चोलो, एक गोल्डन पैलेस बनाए थे। ठीक है, देखिए मैं आपको बोल रही थी ना, ये हो गया गर्भगृह जहाँ मेन डायटी रहते थे। ठीक है, ये हो गया विमान। ठीक है, देखिए स्टेप्ड पिरामिड के तरह ये विमान होता था। ये हो गया शिखर जो कि है ऑक्टागोनल शेप में होता है। ये द्राविड़ स्टाइल की एक बहुत बड़ी फीचर्स है। फिर मंडप होता था, ये जो कनेक्टिंग लिंक होता था मंडप और गर्भगृह में, इसे अंतराला बोला जाता था। ये गेट के बाहर एक बहुत बड़ी गेट, सॉरी ये वॉल के बाहर जो बाउंड्री वॉल है, इसके बाहर एक गेट लगती थी जिसके एंट्रेंस गेट बोला जाता था, वो गोपुरम माना जाता था उसको। ठीक है, ये गोपुरम भी डिफरेंट टाइप के होते थे, जैसे राजा गोपुरम हो गया, ध्वज स्तंभ भी रहते थे कहीं कहीं, महामंडप, मंडप भी डिवाइड हुए थे ना, महामंडप, नंदी मंडप। ठीक है, गर्भगृह को सांक्टम भी बोला जाता था। इस तरह के द्राविड़ स्टाइल टेम्पल्स हुआ करते थे। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ द्राविड़ स्टाइल टेम्पल जो कि चोला पीरियड में बहुत ही फेमस था। 8th सेंचुरी टेम्पल ऑफ कैलाशनाथ कांचीपुरम, ये तो हमने पढ़ा था। देखिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है, आप चाहो तो एक टेबल के फॉर्मेट में इसे अगर बना दो, एक चोलो पीरियड लेके टेबल के फॉर्मेट में, उसको कौन सी राजा ने बनाई थी और इसकी फीचर्स क्या है, आपको याद रखने में थोड़ा सुविधा होगी। ठीक है, जैसे कि पहले हम बात करेंगे बृहदेश्वर टेम्पल, जो इसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी माना जाता है। ये राजा राजा 1 के द्वारा बनाया गया था, ऑल्सो नोन एज राजा राजेश्वर टेम्पल। और पेरिया कोभिल भी इसको बोला जाता है। एंटायर टेम्पल बिल्ड बाय ग्रेनाइट, इस टेम्पल को एंटायरली ग्रेनाइट के द्वारा बनाया गया है। ये इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इस बृहदेश्वर टेम्पल का नाम है, नोन एज ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है। वर्ल्ड टॉलेस्ट टेम्पल टावर इन हुईच 1,30,000 टन्स ऑफ ग्रेनाइट स्टोन्स वेर यूज्ड। ये एक सबसे वर्ल्ड की टॉलेस्ट टेम्पल है जहाँ पे 1,30,000 टन्स ऑफ ग्रेनाइट यूज हुए हैं, और ये 6 अर्थक्वेक को अभी तक सरवाइव कर चुके हैं। तो देखिए कितने माने आर्किटेक्चर की लेवल को देखिए। आजकल की जो आर्किटेक्चर है वो इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं क्या? बनाने के लिए कितना दिमाग चाहिए होता है, तो उनके पास ऑलरेडी वो सब टेक्निक्स थे। फिर सेकेंड बात करेंगे टेम्पल आर्ट गंगाईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, जो कि है तमिलनाडु में। पैट्रोनेज इसको राजेंद्र चोला ने बनाया था। राजेंद्र चोला के नाम ही तो यही था ना, गंगाईकोंडा चोला, तो इसके नाम से ये टेम्पल है, टेम्पल आर्ट गंगाईकोंडा चोलापुरम। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, क्योंकि ये शिव के पैट्रोनेज कर रहे थे। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम है। इसको भी ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के अंडर ही माना गया है। ठीक है, फिर थर्ड टेम्पल हम पढ़ेंगे टेम्पल ऑफ विजयालय, जो कि चोलेश्वर भी बोला जाता है उसको। ठीक है, फिर फोर्थ में नागेश्वर स्वामी टेम्पल तमिलनाडु के, जो कि आदित्य चोला के द्वारा बिल्ड किया गया है। इट अलाउ सनलाइट इनसाइड टेम्पल ऑन सैंक्टम ओनली ड्यूरिंग तमिल मंथ ऑफ चित्तिराई, अप्रैल या फिर मई के महीने में, जिसको तमिल मंथ भी बोला जाता है। वहाँ पे ये जो यहाँ के इस टेम्पल के अंदर जो डाइटी होते हैं, जो श्राइन होते हैं, उसके ऊपर एक बार सनलाइट पड़ती है। इसको नागेश्वर स्वामी टेम्पल कहा जाता है, और ये आदित्य चोला ने बनाया है। फिर फिफ्थ में हम पढ़ेंगे, फिफ्थ में है कोरंगनाथ टेम्पल एट श्री निवास नालूर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कर्नाटक 1, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लैटर फेज ऑफ चोलो टेम्पल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रख सकते हैं आप। ये एक टेम्पल है मुबारक गोविंद टेम्पल, ये भी है एक चोला टेम्पल। फिर डांसिंग फिगर ऑफ द शिवा, जो कि है नटराज, टोटल ब्रोंज में ये फिगर बनाया गया है। एट द गेट टेम्पल ऑफ चिदम्बरम, ये कहाँ पे है? चिदम्बरम टेम्पल में ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में पढ़ सकता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द कल्चरल एपिटोम ऑफ द चोलो पीरियड, इसको कर्नाटक 1 ने पैट्रोनाइज किया था। ठीक है, कल्चरल एपिटोम ऑफ चोलो पीरियड किसको कहा जाता है? नटराज जो फिगर को, जो कि ब्रोंज में बनाया गया है। राजा राजा 2 बिल्ड ऐरावतेश्वर टेम्पल एट धारासुरम, राजा राजा 2 ऐरावतेश्वर टेम्पल भी
उन्होंने 200 टेम्पल्स, इतना सारा तो नाम नहीं रख सकते, लेकिन कई कई टेम्पल्स के नाम हम रख सकते हैं। फिर देखिए राजा राजा वन हैज कंस्ट्रक्टेड ए शिव टेम्पल एट पोलानुरुवा एट श्रीलंका। श्रीलंका में भी देखिए हमने पढ़ा था उनका रीच फॉरेन ट्रेड में बहुत दूर तक गया था। ईस्टर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, फिर मालदीव्स में भी था। ठीक है, तो श्रीलंका में भी उन्होंने एक शिव टेम्पल बनाया था जिसका नाम है पोलानुरुवा। आफ्टर फॉल ऑफ चोलोज, temples building activity continued under the Chalukyas of कल्याणी and the होयसला। आप लोग को अभी मैंने पिछले स्लाइड में भी, कुछ स्लाइड में भी बताया था और आगे भी बताएंगे, डिक्लाइनिंग होने के बाद कि चोलो के बाद चालुक्यस आए थे रूल करने के लिए और होयसला भी रूल कर रहे थे। तो चोलो के बाद ये सब लोग भी टेम्पल आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट मतलब कंटिन्यू किए, उस प्रथा को कंटिन्यू किए कि टेम्पल आर्किटेक्चर बननी चाहिए। होयसलेश्वर टेम्पल एक होता है जो होयसला किंगडम ने बनाए थे। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चालुक्यन स्टाइल टेम्पल, होयसलेश्वर टेम्पल को एक चालुक्यन स्टाइल टेम्पल बोला जाता है। इमेजेस ऑफ वहाँ पे यक्ष यक्षिनी का इमेजेस वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि है मेन एंड ओमेन। मेन को यक्ष और ओमेन को यक्षिनी बना जाता है। वहाँ पे डांस, म्यूजिक, सीन्स, वार, लव, ये सब चीज़ों को भी मेंशन होता था। इमेजेस होते थे टेम्पल के चारों तरफ। टेम्पल्स आर ए प्लेस ऑफ वर्शिप, हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। ये सारी चीज़ें चोलो के पीरियड पे भी होते थे, फिर आगे के जितने किंगडम होते गए उसी हिसाब से इस प्रथा को कंटिन्यू करते गए। ठीक है, आर्ट एंड स्कल्पचर ड्यूरिंग दिस पीरियड, गोमतेश्वर एट श्रावण बेलागोला, ये भी श्रावण बेलागोला में जो गोमतेश्वरम टेम्पल थे, गोमतेश्वर है, वो भी आर्ट स्कल्पचर इस पीरियड में बिलोंग करते हैं, चालुक्य पीरियड में। संस्कृत वॉज रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ हाई कल्चर, तब संस्कृत को एक बहुत ही हाई कल्चर की स्टाटस दिया गया था। फिर हम देखेंगे चोलो की डिक्लाइनिंग क्यों हुई। ये हम सब कुछ पढ़ लिए, सब कुछ अच्छी तरह से जान लिए कि कैसे उनकी डेवलपमेंट हुआ था, किस तरह से कौन कौन से राजा थे जो एक क्लाइमैक्स के तरफ, मतलब एक गोल्डन पीरियड चल रहा था चोलो में, तो किन राजा के साथ उनका वीक होते होते गए और उसके बाद चोलो किंगडम डिक्लाइन होते गई। ठीक है, चोलो डिनेस्टी वाज पैरामाउंट इन साउथ इंडिया फ्रॉम 9th to 13th सेंचुरी। साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली 9th थ्रू 13th सेंचुरी तक उन्होंने राज किए। बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, लोकल थीव्स बिगन टू ग्रो, लोकल चिप्स इन प्रोमिनेंस व्हिच वीकेंड द सेंटर। क्या होता है कि एक किंगडम, हर एक किंगडम ने आपने नज़र किया है, कुछ वक्त तक वो राज करने के बाद ना एक वक्त आता है जहाँ पे जो छोटे छोटे लोकल चीफ्स होते हैं या फिर लोकल प्रोविंसेस जो होते हैं, उनके जो चीफ्स होते हैं, किंग्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है। वो ज़्यादा देर तक किसी राजा के अंडर रहना नहीं चाहते, वो सबको अपना अपना इंडिपेंडेंस चाहिए होता है। तो धीरे धीरे वो अपने जो स्ट्रेंथ बढ़ाने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो उस राजा से जिसके अंडर में वो रहते हैं उनसे इंडिपेंडेंस ले लेते हैं। उसी तरह से चोलो किंगडम में भी सेम थिंग्स हैपन हुई और कुछ देर के बाद कुछ लोकल चीफ्स, लोकल एरिया में जो चीफ्स थे, उन्होंने स्ट्रेंथन अपने अपने आर्मी को स्ट्रेंथन किया और उसके साथ वार वगैरह ये सब बना के ये जो चोलो किंगडम को क्या वीक बनाने लगे और चोलो किंगडम से इंडिपेंडेंट होने लगे। और ये भी एक फैक्टर रहती है कि चोलो की हर एक किंग तो स्ट्रांग नहीं बन सकती ना, हर एक की मेंटालिटी उसी तरह से तो नहीं होती ना। बहुत सारे ऐसे किंग्स होते हैं जो ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो हेरिडिटरी चलती है ना, किंग्स राजनीति जो किंग्स लोग होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं। तो कई कई इस तरह से होते हैं जो उनको क्या बोला जाता है, नालायक बेटे होते हैं, जो अपने राज्य को ठीक से संभाल नहीं पाते हैं, जो अपने पापा के बिजनेस को आगे नहीं लेके जा पाते हैं। तो तब क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी राज्य। तो इस तरह से काम करता है ये। वीक रूलर्स, जैसे मैं बोल रही थी, रूलर्स आफ्टर कुलोथुंगा वन, कुलोथुंगा वन के बाद जो भी रूलर्स आए वो थोड़े थोड़े करके वीक होते गए। ठीक है, वो अपने लार्ज एम्पायर को मेंटेन नहीं रख पाए, ये एक फैक्टर हो गया। देन थर्ड फैक्टर हो गया फ्रीक्वेंट इन्वर्जन। तो हमने पढ़ा था एंशिएंट पीरियड से लेकर मेडिएवल पीरियड और उसके साथ बाद मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप देखेंगे हर एक कंट्री में, मतलब टेरिटोरी के लिए हमेशा किसी ना किसी के साथ युद्ध वार लगी रहती है। सब अपने अपने जगह खुश नहीं होते, सबको चाहिए होता है कि हमारे टेरिटरी एक्सपांड हो। इसीलिए फ्रीक्वेंट इन्वाजन हर एक
पीरियड में होती रहती है। मिडिवल पीरियड में भी उसी तरह से कुछ कंडीशन था। इन्वेजन बाय पांड्यास वीकेंड द चोला, ठीक है। चोलो को पांड्यास जो थे किंगडम, उन्होंने इन्वेजन किया था बहुत बार। इन 1264 पांड्या रूलर जातवर्मन सुंदर पांड्या सैक द चोलस कैपिटल ऑफ गंगईकोंडा। गंगईकोंडा को उन्होंने सीज कर दिया, मतलब वहाँ पे वार कर दी, वहाँ पे अक्वायर कर लिया। फिर चोलो डिनास्टी एंडेड व्हेन किंग माराभरमन कुलशेखर पांड्यन वन डिफीटेड द लास्ट किंग ऑफ राजेंद्र चोला। हमने पढ़ा था राजेंद्र चोला जो थे वो चोलो के लास्ट किंग थे। उन्होंने 1279 एडी में राजेंद्र चोलो को डिफीट किया पांड्या रूलर ने, और उसके बाद वहाँ पे पांड्या रूल स्टार्ट होगी, ठीक है। इसी तरह से पांड्या रूलर ये भी एक फैक्टर है डिक्लाइन होने में। फिर कांचीपुरम वाज लॉस्ट टू द तेलुगु चोलोस while the remaining चोलो टेरिटरीज were lost to the पांड्या किंग। चोलो देन डिवाइड हो गया वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट लैटर चोलो हो गया, कोई चालुक्य चोलो बन गए, फिर तेलुगु चोलोस बन गए। इस तरह के चोलो किंगडम फ्रैगमेंट होना शुरू हो गया, ये एक फैक्टर था। फिर और एक फैक्टर हो सकता है लैक ऑफ रिसोर्सेस, अनेबल टू रिगेन प्रीवियस पोजीशन ड्यू टू दिस। रिसोर्स थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगा, ठीक है। रिसोर्स मतलब देखिए आर्मी अगर वो ठीक से आर्मी को स्ट्रेंथन नहीं कर पाए होंगे तो आर्मी वगैरह घटते हुए जा रहे थे, और उसके साथ जो भी, तो उस तरह की कुछ कंडीशन बनी थी। फिर डिसऑनेस्टी होती थी, इनफिल्ट्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस इन फाइनल डेज। तो आर्मी लोग जो होते हैं हर एक जगह में आप लोग देखेंगे, एक जो आर्मी होता था या फिर जो किंग के चारों तरफ जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर उनके जो लोग होते हैं काम करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, हर एक लोग लॉयल नहीं रहते। कई कई बार अपने बेनिफिट्स के लिए वो दूसरे लोगों को भरोसा करते हैं और अपने लोगों को धोखा देते हैं। तो उस तरह की डिसऑनेस्टी भी मेंटेन, कई कई डिसऑनेस्टी की वजह से इन्फिल्ट्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस में भी इस तरह की कुछ कंडीशंस बनती रहती है। अगर किंग स्ट्रांग ना हो, रूल्स वगैरह स्ट्रांग ना हो, इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलते हैं। फिर करप्शन होते रहते थे चोलो किंगडम में, कंटिन्यूस सक्सेशन डिस्प्यूट्स एंड राइवलरीज बिटवीन प्रिंसेस। तो जब चोलो किंगडम मतलब लास्ट जो कुछ सेंचुरीज था 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी, वहाँ पे जो किंग्स आते थे उनके बीच राइवलरीज रहती थी, डिस्प्यूट्स रहते थे जो प्रिंसेस के माध्यम में कि कौन राज्यभार संभालेगा, कौन किंग बनेगा। तो इसी हिसाब से उनके सक्सेशन के को लेकर राइवलरीज होते रहते थे, ये एक रीजन्स भी हो सकते हैं। फिर लैटर चालुक्यस वर रिप्लेस्ड बाय द यादवस एंड काकटियस। जो लैटर चालुक्य थे, जिनको चालुक्य चोलो भी कहा जाता था, उनको रिप्लेस किया यादवस ने एंड काकटियस ने वार में डिफीट करके। फिर लैटर दे ऑल डिस्ट्रॉयड बाय दिल्ली सुल्तानेट एट द बिगिनिंग ऑफ 14th सेंचुरी। जो भी छोटे मोटे चोलो किंग्स थे वो सब खत्म हो गए, उन सब को डिस्ट्रॉय कर दिया जब दिल्ली सुल्तानेट ने इन्वेजन किया, और बिगिनिंग ऑफ 14th सेंचुरी में ये सब काम होने लगा। तो ये सब कुछ रीजन्स थे जिसके वजह से चोलो किंगडम डिक्लाइन होते होते एकदम डिक्लाइन हो गई। तो ये था आपका टोटल चोलो पीरियड। मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझा पाई हूँ और बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ समझा पाई हूँ। अब चलिए जानते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हम मेंस में इस चोलो पीरियड से आया है। देखिए 2022 में एक आया था क्वेश्चन, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोलो पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। हेरिटेज एंड कल्चर में चोलो पीरियड का क्या कंट्रीब्यूशन था एंड गुप्ता पीरियड का, ये 2022 में क्वेश्चन आया था। फिर चोलो आर्किटेक्चर प्रेजेंट्स ए हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में ही ज़्यादातर पूछा गया है, हेरिटेज कल्चर उनका आर्किटेक्चर इसके बारे में पूछा गया है। तो मुझे लगता है टेम्पल आर्किटेक्चर एकदम बहुत ही डिटेल्स में मैंने आपको समझा पाई हूँ। आप चाहो तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाल के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, और मेरे हिसाब से हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझना, याद रखना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आंसर राइटिंग जब सब इस तरह की क्वेश्चंस आएगी तो अगर आप बेसिक सब कुछ क्लियर होंगे, चोलो पीरियड के बारे में सब कुछ आपको मालूम होगा, तो आप कुछ ना कुछ कहीं से भी कुछ पॉइंट्स उठा के लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज ये चोलो पीरियड कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।
और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो इतना ही आज के लिए। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।